आपका न्यू एजुकेशन हब टीच बाई कपिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे जीवन की उत्पत्ति, या कहा जाता है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित क्या चैप्टर, विकास। या कहा जा रहा है, देखिए ये जो विकास है, विकास आपका यूनिट सेकेंड, क्या यूनिट सेकेंड का, जिसमें आनुवंशिकी एवं विकास के बारे में अध्ययन करना है। यदि आप लोग यूनिट फर्स्ट से संबंधित क्वेश्चन आंसर हो, या उसके एकदम डिटेल्स में जो अध्ययन करना है उसके ऊपर अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं, तो इससे संबंधित, या कहा जा सकता है कि यूनिट फर्स्ट से संबंधित आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी के सभी आपको कवर कराकर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है। जाकर वहां से आप लोग देखकर और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आज हम लोग आगे पढ़ रहे हैं कि विकास, क्या कहा जा रहा है कि विकास जो है ये सेकेंड यूनिट का है, जिसमें हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए विकास क्या है, देखिए विकास कहा जाता है कि विकास कम विकसित, कहा जा रहा है कि कम विकसित, कम विकसित से अधिक विकसित, कहा जा रहा है कि कम विकसित से अधिक विकसित। देखिए धीरे धीरे कहा जा रहा है कि जब विकास की प्रगति क्या होती है, बहुत ही कम हुई हो, तो कम से धीरे धीरे क्या होता है, अधिक की ओर जाती है। तो इस प्रक्रिया को विकास कहा जाता है। लेकिन यह जो प्रक्रिया होती है बहुत ही मंद गति से होती है, या कहा जा सकता है कि ये जो परिवर्तन होता है बहुत ही धीरे धीरे होता है, जिसके कारण ये जो विकास की प्रक्रिया होती है ये बहुत ही मंद गति से होती है। आगे हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि कम विकसित जीवों से अधिक विकसित जीवों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही विकास कहा जाता है। यह जो विकास होता है, विकास की जो प्रक्रिया होती है, जो परिवर्तन होता है, यह बहुत ही धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। कहा जा रहा है कि बहुत ही धीमी प्रक्रिया होने के साथ साथ ये निरंतर क्या होती है, चलती रहती है। तो इस प्रक्रिया को ही कहा जाता है विकास कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि आखिरकार जीव से संबंधित या जीवों में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। तो जीवन की उत्पत्ति से पहले, कहा जा रहा है कि जीवन की उत्पत्ति से पहले क्या था, पृथ्वी, क्या है, जीवन की उत्पत्ति कहाँ पर है, पृथ्वी एकमात्र ऐसी ग्रह है जहाँ पर जीवन की उत्पत्ति है। लेकिन आखिरकार कहा जाएगा कि जो जीव होते हैं इसकी उत्पत्ति पृथ्वी पर ही क्यों है। तो आखिरकार पृथ्वी है, तो पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसी में कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड व पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। माना जाता है कि क्या है, लगभग में क्या हो जाता है कि जो ब्रह्मांड होता है ये क्या होता है, 200, क्या है, 200 मिलियन वर्ष पहले, क्या है, 200 मिलियन वर्ष पहले या 2000 करोड़ वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई है। देखिए कहा जा रहा है कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को कहा जा रहा है कि पृथ्वी की क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 20,000 करोड़ वर्ष या 20 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में इसमें जीवाणु नहीं थे। कहा जा रहा है कि देखिए जो शुरुआत किया गया था या पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी, तो उस समय माना जाता था कि उस समय जो वायुमंडल होते हैं उस समय वायुमंडल मौजूद नहीं है। तो वायुमंडल क्या होते हैं, देखिए पृथ्वी एकमात्र ऐसी ग्रह जिसके ऊपर वायुमंडल है। तो वायुमंडल विद्यमान शुरुआत में जब कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी उस समय जब पृथ्वी हमारी थी, तो उस समय पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल विद्यमान नहीं था। तो आगे कहा जा रहा है कि इसमें 1000, कहा जाए देखिए 2000 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन कहा जाता है इसमें कि 10,000 मिलियन वर्ष पहले आकाश गंगा का निर्माण हुआ है। अब देखिए आकाश गंगा क्या होती है, इसको थोड़ा सा हम लोग विस्तार से समझते हैं। देखिए
देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि किस प्रकार से, देखिए ये जो छोटी छोटी संरचनाएं भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको हम लोग क्रमशः कर देखते हैं। देखिए ये जो छोटी संरचना है, ये कहा जाता है प्रारंभिक काल में जो पृथ्वी थी, ये क्या जो ब्रह्मांड के निर्माण हुआ था। अब यहाँ पर देखा जाता है कि ये मान लीजिए क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र हो गया या गाँव हो गया, क्या है, या आपका जिला हो गया, क्या है, नहीं जिला को मत मानिए, ये क्या, देखिए ये पृथ्वी, ये कहा जाता है कि ये सौर परिवार है, क्या है, देखिए क्या है, यह पृथ्वी है, पृथ्वी एक क्या है, ग्रह है। अब देखिए जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, अब देखिए जब ग्रहों का चक्कर लगाने वाले समूहों को क्या कहा जाता है, उपग्रह कहा जाता था। इसके कुछ न कुछ क्या थे, उपग्रह थे। तो अब जब उपग्रहित हैं तो देखिए एक क्या उपग्रह है, तो सिंपल से कहा जा रहा है कि जब उपग्रह है, ग्रहों का चक्कर लगाने वाले को उपग्रह कहा जाता है। तो उपग्रह के आधार पर देखा जाता है तो कई ग्रह तथा उपग्रह मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, एक सौर परिवार का निर्माण कर रहे हैं। तो एक क्या हो जाएगा, सौर परिवार या सौर मंडल हो जा रहा है। कई सौर मंडलों को मिलाकर क्या बनता है, आकाश गंगाएं बनती है। और कई आकाशगंगाओं से मिलकर किसका निर्माण हुआ है, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो कहा जा रहा है कि जो ब्रह्मांड है ये एक तरीके से क्या होता है, क्रमशः विस्तारित होता जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से, देखिए कहा जाता है कि अब आकाशगंगा का निर्माण, हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। देखिए 2000 वर्ष पहले, क्या 20,000 वर्ष पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, लेकिन 1000 मिलियन वर्ष पहले कहा जा रहा है कि ये आकाशगंगा बनी है। अब कहा जा रहा है जो आकाशगंगाएं हैं, यह सूर्य सहित अन्य नक्षत्रों का समूह है। कहा जाता है कि देखिए ये जो आकाशगंगाएं हैं, ये सूर्य सहित जितने भी सौर परिवार से हैं, तो उसमें कई सौर परिवार मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है जो आकाशगंगाएं हैं, ये आकाशगंगा सूर्य सहित अन्य नक्षत्रों द्वारा सब बने हुए हैं। तो हमारी आकाशगंगा में एक सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 सितारों का एक छोटा सा क्या समूह है, जिसे सौर परिवार कहा जाता है। देखिए कहा जाता है कि हमारी आकाशगंगा में एक कौन सौर परिवार है, जिसे कहा जाता है सूर्य। तो सूर्य के पास 8 ग्रह है तथा उसके 8 ग्रहों के पास अनेक प्रकार के उपग्रह भी है। तो इन ग्रह, उपग्रह तथा नक्षत्रों को मिलाकर किसका निर्माण हुआ है, सौर परिवार का निर्माण हुआ है। तो कई सौर परिवार मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करते हैं और कई आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। कहा जाता है कि पृथ्वी एक क्या, एक प्रकार की ग्रह है। अब ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं। अब देखिए ग्रह किसे कहते हैं, देखिए तारा, देखिए सूर्य एक क्या है आपका, तारा है। तो सूर्य एक तारा है, तो तारा किसे कहा जाता है, जिसके पास खुद की चमक होती है तथा ये किसी की कक्षाओं में प्रवेश नहीं करता है तथा अपने ही अक्ष पर क्या करता है, ये घूर्णन की क्रिया करता रहता है। तो इसे एक तारा कहा जाता है कि तारे का चक्कर लगाने का कार्य किसका होता है, ग्रहों का होता है। तो ग्रह जो होती है, तारों को चक्कर लगाने वाले समूहों को क्या कहता है, ग्रह कहा जाता है। तो ग्रह, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते रहती है, तो सूर्य क्या, पृथ्वी एक ग्रह है। तो कहा जाता है कि इसमें पृथ्वी एकमात्र एक ग्रह है। संपूर्ण ब्रह्मांड पदार्थ व ऊर्जा के मिलकर बने होते हैं। कहा जाता है कि आखिरकार ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है, तो पूरा ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड किससे मिलकर बना हुआ है, ब्रह्मांड आपके देखिए प्रकाश तथा, देखिए क्या है, ब्रह्मांड आपका पदार्थ तथा ऊर्जा से मिलकर बना होता है। तो अब पदार्थ किसे कहते हैं, इससे संबंधित वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की अवस्था कितनी होती है, और पदार्थ की ये जो अवस्थाएं होती है, इसमें कहा जाता है कि ये सभी के सभी ऊर्जा से मिलकर बने होते हैं। तो अब कहा जाता है कि जो ब्रह्मांड है ये पदार्थ व ऊर्जा से मिलकर बने होते हैं। कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग में 10 से 13 अरब वर्ष पूर्व, क्या 13 अरब वर्ष पूर्व हुई है, जिसका नाम बोला गया था इलेम। क्या बोला गया था, इसके 10 अरब वर्ष पूर्व इलेम नामक आद्य पदार्थों से या प्रीमोर्डियल मैटर से हुआ है। तो कहा जाता है कि एक छोटे से कण से के साथ हुआ है, जिसको आद्य पदार्थ कहा जाता है। तो कहा जाता है कि ये कहा जाता है कि 10 से 13 अरब वर्ष पूर्व इलेम नामक आद्य पदार्थ से हुआ है।
यह अत्यधिक तप्त विशाल व सघन गैसों का समूह था जिसमें विभिन्न प्रकार के कण व प्रतिकण उपस्थित थे। एक जो इलेम नामक पदार्थ था, जो यह आद्य पदार्थ था, इसमें अत्यधिक ताप, विशाल व सघन गैसों का समूह था जिसमें विभिन्न प्रकार के कण व प्रतिकण उपस्थित थे। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो अब हम लोग देखते हैं कि नोट्स वाइज की किस प्रकार से आपको एग्जाम पॉइंट में लिखना है। तो देखिए, कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 20,000 वर्ष पूर्व या 200 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। पृथ्वी की उत्पत्ति की प्रारंभिक अवस्था में वायुमंडल विद्यमान नहीं था। अगला कहा जा रहा है कि पृथ्वी जैसे जैसे ठंडी होती गई, इसमें जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अमोनिया का निर्माण होता गया। देखिए, कहा जाता है कि आप लोग पढ़ेंगे कि 118 जो तत्व है, अभी तक जो ज्ञात 118 तत्व हैं, 118 तत्व में 91, देखिए क्या 94 तत्व ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। ये क्या है? प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तत्व के ऊपर, तो इससे संबंधित वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, जाकर वहाँ से समझ सकते हैं कि पदार्थ किससे मिलकर बने थे, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, या तो जो पदार्थ होते हैं क्या कौन से पदार्थ समांगी है, विषमांगी है, इसमें धातु कितनी है, अधातु कितनी है, आपके तत्व कितने हैं, यौगिक कितने हैं, मिश्रण कितने हैं। तो अब कहा जाता है कि ये जो प्राकृतिक रूप से पाए गए जो तत्व हैं, अब ये जब समूह में कहा जाता है कि जो प्राकृतिक रूप से पाए गए जो तत्व थे, ये आपस में क्रिया कर अनेक प्रकार, देखिए अब कहा जाता है कि जो जल है, आपको पता है कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर, तो अब देखिए इसमें दो तत्व मिले हैं। अब वही कहा जा रहा है कि जल वाष्प है, तो अब का मीथेन है, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कहा जाता है कि कोई न कोई जो तत्व है, यही आपस में क्रिया कर कर या अपना अणुओं का, कहा जाता है कि इसमें जो यौगिक हैं, ये अपने अणुओं के समूह में एक निश्चित अनुपात बनाकर, ये क्या कहते हैं, एक निश्चित अनुपात बनाकर ही क्या कहते हैं, अनेक प्रकार के ये यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से पता चलता है कि आपके जो पृथ्वी थी, किस प्रकार से उसका ठंडे होने का मुख्य रीजन था। आगे कहा जा रहा है कि जो सूर्य की पराबैंगनी, कहा जा रहा है, देखिए सूर्य की पराबैंगनी किरणों ने पानी को तोड़कर, देखिए कहा जा रहा था कि जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें थी, तो कहा जाता है कि जो सूर्य किरणें है, ये पराबैंगनी किरणों को क्या कहती है, प्रक्षेपित करती है। तो कहा जाता है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सूर्य के पास कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है। और कहा जाए, या तो देखिए 3 चीज, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है पृथ्वी पर। अब कहा जाता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। अब कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व पाया जाता है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इन तीनों चीज़ों को। अब आगे देखा जा रहा है कि जो देखिए पराबैंगनी किरणों को क्या कहता है, ये जो सूर्य है, पराबैंगनी किरणों को, जो पराबैंगनी किरणें है, ये पानी को तोड़ता है। पानी को तोड़ता है तो किस किस रूप में, हाइड्रोजन के 2 अणु तथा ऑक्सीजन के 2 अणु में टूटता है, को अलग कर दिया जाता है, जिसमें से ऑक्सीजन ने NH3, अब देखिए NH3 को अब कहा जाता है कि जो मीथेन है वो तथा अमोनिया को के साथ मिलकर हाइड्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैस बनाती है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि जो सूर्य की किरणें, पराबैंगनी किरणें थी, तो इनके अधिक ताप के कारण पृथ्वी पर अनेक जो यौगिक थे, ये धीरे धीरे क्रमशः क्या कहते हैं, वो टूट कर अलग अलग प्रकार की यौगिकों का निर्माण करते हैं। कहा जाता है कि इसी प्रकार धीरे धीरे पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत तथा अन्य गैसों का निर्माण हुआ। देखिए ओजोन परत का, देखिए ऑक्सीजन और यहाँ पर टूटा है, 2 अणु हैं। जब ऑक्सीजन एक अत्यधिक अणु के साथ क्रिया करता है तो ऑक्सीजन के 3 अणु मिल जाते हैं, तो 3 अणु मिलकर ही ओजोन परत का निर्माण करते हैं। तो ओजोन परत किस वायुमंडल में पाई जाती है, और उस वायुमंडल के परत का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ओजोन परत किस परत में पाई जाती है। अब देखिए वायुमंडल में कितने प्रकार की परतें पाई जाती है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या होता है, ये वायुमंडल मौजूद है। तो इसमें कितने प्रकार के वायुमंडल परतें हैं, देखिए पहला कहा जा रहा है ये क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, मध्य मंडल,
आयन मंडल तथा बहिर्मंडल है। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर ये सभी मंडल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? वायुमंडल का निर्माण करते हैं, या कहा जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे देखा जा रहा है कि देखिए इसी प्रकार धीरे धीरे पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का ओजोन परत तथा अन्य गैसों का निर्माण होता गया। अगला कहा जा रहा है कि पृथ्वी के ओर ठंडा होने पर जल वाष्प में बरसात का रूप ले लिया, जिसे गहरे जगह को महासागर का रूप ले लिया था। देखिए कहा जा रहा है कि धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा होने लगी, जिसके कारण वहाँ पे जलवाष्प बना। जलवाष्प धीरे धीरे बरसात का रूप ले लिया। अब जब वर्षा होने लगी तो जहाँ पर अधिक मात्रा में क्या थे, गहरे स्थान थे, वो धीरे धीरे जल वहाँ पर इकट्ठा होकर एक महासागर का रूप ले लिया था। तो यह माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। देखिए धीरे धीरे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई तो उन ठंडे होने के कारण पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति जो हुई है ये समुद्रों से, या कहा जाता है कि महासागरों से हुई है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप देखिए जो जीवन की उत्पत्ति है मुख्य रूप से अब देखा जाता है तो देखिए थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म, इस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति देखा जाता है। तो ऐसे ही आप लोग देखे होंगे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, कवक और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब कहा जाता है कि इसमें जो छोटे छोटे जीवाणु पाए जाते हैं या छोटे छोटे जो पादप थे, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? समुद्र से ही हुई है। तो यह कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति जली माध्यम से हुई है। तो जली माध्यम कहाँ से शुरुआत में देखे गए थे? तो वो महासागरों में देखे गए थे। तो कहा जाता है कि जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का मुख्य रीजन क्या था? ये महासागर ही थे। तो आगे हम लोग देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसमें देखा जाता है एक सिद्धांत दिया गया था, बिग बैंग सिद्धांत, या कहा जाता है कि बिग बैंग परिकल्पना। देखिए क्या बिग बैंग परिकल्पना, या कहा जाता है बिग बैंग सिद्धांत। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाता है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय देखा गया था तो इसको देने वाले लेमेंथेयर कौन है? लेमेंथेयर तथा गैमो तथा डिक, ये कुछ वैज्ञानिक थे जिनके अनुसार, कौन? या तो हम कह सकते हैं कि भूगोल शास्त्री थे, जिनके अनुसार कहा गया था कि ये जो इलेम था, कौन सा आद्य पदार्थ, कौन सा इलेम था? आपको अभी बताया गया था जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई आद्य पदार्थ इलेम से हुआ है। तो इलेम में उपस्थित कण व प्रतिकण जो थे, ये आपसी टकराव के कारण क्या कहते हैं, ये आपसी टकराव के कारण एक भयंकर विस्फोट का रूप ले लेता है, और इन विस्फोट से अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन परमाणु निकले। अब कहा जाता है कि जो इलेम पदार्थ था, अब इन पदार्थों में आपस में टकराव के कारण भयंकर विस्फोट होता है, जिसमें से अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है तो कहा जाता है हाइड्रोजन परमाणु निकले व इन्होंने ब्रह्मांड का प्रारंभिक पदार्थ बनाया। अब देखिए ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस होती है। तो कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में जो हाइड्रोजन है, तो इसीलिए कहा जाता है कि हाइड्रोजन परमाणु निकलकर पूरे ब्रह्मांड का प्रारंभिक पदार्थ बनाया। इसके पश्चात कहा जाता है कि यह पदार्थ अनेक पिंडों में विभाजित हो गया। जो ये पदार्थ थे ये अलग अलग, जैसे कहा जाता है कि एक छोटा सा टुकड़ा है, जब ये विस्फोट होता है तो ये अलग अलग खंडों में टूटता है। तो ये जो अलग अलग खंड था, तो ये अलग खंड में जैसे ही विभाजित होता है, ये विभाजित होकर अनेक पिंडों में टूट जाता है, और अनेक जो पिंड थे एक आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। अब कहा जाता है कि जो ब्रह्मांड है, तो जो ब्रह्मांड के अधिकांश नक्षत्र आज भी कहा जाता है प्रज्वलित गैस के
पिंड के रूप में दिखाई देते हैं। तो सिंपल सा कहा जा रहा है कि जो आकाशगंगाएं हैं, यह आकाशगंगा एक प्रज्वलित गैस के पिंड के समान दिखाई देती है। तो कहा जाता है बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है मटर के दाने के समान इलेम नामक आद्य पदार्थ था, जिसमें आपसी विस्फोट किसके कारण, ताप दाब के कारण उसमें क्या होता है, विस्फोट होता है। जब विस्फोट होता है तो इसमें अधिक मात्रा में हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलते हैं, जो ब्रह्मांड का प्रारंभिक पदार्थ बनाते हैं। अब ये पदार्थ मिलकर अनेक पिंडों में विभाजित होकर अनेक प्रकार के पिंड का निर्माण करते हैं, जिसमें से प्रत्येक पिंड से एक आकाशगंगा का निर्माण होता है। और प्रत्येक आकाशगंगाओं को देखा जाता है तो आज भी प्रज्वलित गैस के पिंड के रूप में दिखाई देती है। आगे कहा जा रहा है कि देखिए निहारिका परिकल्पना, या तो कहा जाता है कांट लाप्सांग, कौन है, कांट लाप्साल, कौन दो साइंटिस्ट थे, देखिए कांट व लाप्साल नामक दो वैज्ञानिक थे, जिन्हों के अनुसार निहारिका परिकल्पना दिया गया था। तो इनका कहना था कि या कह सकते हैं कि इनके अनुसार सौर परिवार का उद्गम आकाशगंगा से हुआ है। अब देखिए ब्रह्मांड से किसका निर्माण हुआ है, आकाशगंगा का। अब धीरे धीरे देखा जाता है कि अब आकाशगंगा से सौर परिवार का निर्माण हुआ है। अब देखिए आकाशगंगा से किसका निर्माण हुआ है, सौर परिवार का निर्माण हुआ है। अब देखिए जो सौर परिवार का निर्माण उद्गम आकाशगंगा से हुआ है, जो कि अत्यधिक तप्त व घूर्णनशील थी। कहा जा रहा था कि ये अत्यधिक तप्त व घूर्णनशील थी। यह आकाशगंगा एक गैसीय पिंड के रूप में थी। कहा जा रहा था कि ये जो आकाशगंगाएं दिखाई दे रही थी, ये किस रूप में थी, ये आकाशगंगाएं गैसीय पिंड के रूप में दिखाई दे रही थी, जिसमें अनेक परमाणु स्वतंत्र रूप में उपस्थित थे। इन परमाणुओं ने आपस में जुड़कर पहले सूर्य का निर्माण किया, तथा बाद में सूर्य से अनेक पिंड टूट कर पृथक हो गए और इन्होंने सौर परिवार के अन्य सदस्यों का निर्माण किया। कहा जा रहा है कि जो आकाश, देखिए सिंपल सा है कि ये जो गैसीय पिंड थे, जिसमें अनेक परमाणु स्वतंत्र रूप से उपस्थित थे। अब ये परमाणु कहा जाता है कि इन परमाणु ने आपस में जुड़कर, जैसे जो परमाणु होती हैं, परमाणु आपको पढ़ेंगे कि परमाणु एक क्या करता है, रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो कहा जाता है कि जो परमाणु है ये आपस में जुड़कर पहले सूर्य का निर्माण करते हैं। तो सूर्य में कौन सी क्रिया, देखिए जब अनेक कण आपस में मिलकर एक का निर्माण करते हैं तो वहां पर संलयन अभिक्रिया होती है। तो सूर्य के पास कौन सी अभिक्रिया होती है, तो सूर्य एक प्रकार की जो होती है, इसके पास सूर्य के संलयन की अभिक्रिया होती है। आप लोग दो प्रक्रिया पढ़ेंगे, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो सूर्य के पास नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। तो कहा जाएगा दूर के कण आपस में एक जगह जाकर इकट्ठा होते हैं, तो इस क्रिया को ही नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया कहा जाता है। तो कहा जाता है अनेक प्रकार के जो परमाणु थे ये आपस में जुड़कर एक सूर्य, या कहा जाता है सूर्य का निर्माण करते हैं, जो बाद में ये सूर्य अनेक पिंड टूटकर पृथक हो गए और इन्होंने सौर परिवार के अन्य सदस्यों का निर्माण किया। जैसे कहा जाता है कि जैसे ही टूटता है तो सूर्य के पास ये ज्वलनशील था, तो धीरे धीरे जैसे इसके कण टूट जाएंगे, तो टूटने के बाद इसके कण बिखर जाएंगे, तो बिखर जाएंगे तो सूर्य से दूर चले जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होते हैं, ये ठंडा होते गए। जैसे ठंडा होते गए तो अब इनके वे क्या जगह अनेक पिंड का निर्माण किए। यही पिंड किस रूप में, ग्रह, उपग्रह तथा उल्का पिंडों के रूप में दिखाई देते हैं। अब अगला आगे देखा जा रहा है कि आधुनिक परिकल्पना, ये तो आपका निहारिका परिकल्पना थी, बिग बैंग सिद्धांत थे। अब देखा जाता है कि आधुनिक युग में क्या कहा जाता है। देखिए कहा जा रहा है कि आधुनिक युग में देखा जा रहा है कि आधुनिक परिकल्पना क्या है, आधुनिक परिकल्पना क्या है। हम लोग दो परिकल्पना के बारे में, बिग बैंग परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना, तथा इस समय देखा जाता है कि जो वर्तमान की या कहा कि आधुनिक परिकल्पना है, इसके अनुसार क्या कहा जा रहा है कि देखिए वाइजेकर, देखिए वाइजेकर नामक साइंटिस्ट है, वाइजेकर तथा आल्फेन तथा आर्हेनियन, देखिए कौन है, वाइजेकर,
आल्फेन तथा आहरनियम के अनुसार कहा जाता है कि सूर्य का निर्माण सघन बादलों के केंद्रीय भाग से हुआ है। कहा जाता है कि आर्हेनियस के अनुसार अगर सिद्धांत आता है तो इनके अनुसार कहा जाता है कि सूर्य का निर्माण सघन बादलों के केंद्रीय भाग से हुआ है। अब कहा जाता है कि इसके अनुसार इसके चारों ओर परिधि बादलों का घेरा उपस्थित था। कहा जाता है कि इसके चारों ओर परिधीय बादलों का घेरा उपस्थित था। ये बादल अनेक वृत्ताकार पथों में विखंडित हो गए। कहा जाता है कि ये जो बादल थे अनेक प्रकार के वृत्ताकार पथों में भी विखंडित हो जाते हैं और ये विखंडित होकर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रत्येक वृत्त के परमाणु एक साथ जुड़ गए व इन्होंने एक ग्रह का निर्माण किया। देखिए सिंपल सा है, पहले हम लोग ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन किए, उसके बाद आकाशगंगा के, उसके बाद सूर्य के बारे में अध्ययन किए। अब धीरे धीरे किसका निर्माण हो गया? ग्रहों का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से पता चलता है कि हमारे पृथ्वी पर किस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति हुई है। ये सब अभी हम लोग क्रमशः किसके बारे में अध्ययन किए हैं। देखिए ब्रह्मांड के अध्ययन देखिए, ब्रह्मांड के बाद किसका निर्माण हुआ है? आकाशगंगा का। आकाशगंगा के बाद देखा जाता है सौर परिवार का। सौर परिवार के बाद देखा जाता है तो देखा जाता है तो ग्रहों का। अब ग्रहों के बाद धीरे धीरे किसका निर्माण? उपग्रहों का तथा क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से क्रमशः कर एक दूसरे का क्या किया गया? परिकल्पना के बारे में हम लोग अध्ययन किए। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आद्य पृथ्वी, या कहा जाता है कि जो शुरुआत में पृथ्वी थी वो कैसी थी या क्या थी। अब इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। तो कहा जाता है कि पृथ्वी की आयु लगभग में 404.6 अरब वर्ष पूर्व हुई है। क्या देखिए कहा जा रहा है जो पृथ्वी की, अभी इसके ऊपर हम लोग पढ़े हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी। आप लोग अभी ध्यान से देखेंगे कि लगभग में माना जाता है 10 से 13 अरब वर्ष पूर्व इलियम नामक पदार्थ से हुआ था। इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए। तो अब कहा जाता है कि जो पृथ्वी है, अब देखिए 10 से 13 वर्ष, 4.6 अरब वर्ष पहले पूर्व मानी जाती है। तो कहा जाता है कि इसके बीच में देखिए 10 से 13 अरब वर्ष, अब इसके बीच में 4.5। अब देखिए कितने साल का इसमें अंतर के बाद पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो अब ये इसीलिए कहा जाता है कि जो अब शुरुआत में पढ़ा गया था, आपको बताया गया कि जो विकास की प्रक्रिया थी ये बहुत ही मंद या बहुत ही धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन था। अगला कहा जा रहा है कि ऐसा माना जाता है कि जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ है उस समय उसकी सतह का तापमान लगभग में 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस था। माना जाता है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई या पृथ्वी का निर्माण हुआ है तो उस समय उसका तापमान, जो पृथ्वी का तापमान था 5000 से लेकर लगभग में 6000 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बराबर था। वर्तमान में सूर्य के कोरोना वाले भाग का टेम्परेचर देखा जाता है तो 6000 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। प्रत्येक वस्तु गैसीय अवस्था में, इसमें आपको अभी बताया गया कि जो ब्रह्मांड थी, आकाशगंगा कैसी थी? गैसीय अवस्था में थी। कहा जाता है कि प्रत्येक वस्तु गैसीय अवस्था में इस समय थी। तो अब कहा जाता है कि आद्य वातावरण में सभी तत्व परमाणु अवस्था में उपस्थित थे। जितने भी तत्व थे सभी परमाणु अवस्था में उपस्थित थे। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान कम होता गया वे पदार्थ संघनित होते गए। अब देखिए संघनित होते गए तो संघनन की प्रक्रिया क्या होती है? देखिए संघनन किसे कहते हैं? और देखिए संगठित मतलब क्या है? और जो बिखरी हुई क्षेत्र थे ये क्या धीरे धीरे आपस में झुंड बनाकर क्या है झुंड बनाना, इकट्ठा किए, इसी को कहा जाता है संघनित होते गए। तो कहा जाता है संघनित होते गए तो वह इन्हें ठोस द्रव गैस का निर्माण हुआ है। अब देखिए जैसे ही ये आपस में जुड़ते गए, बिखरे हुए पदार्थ जुड़ते गए, तो इस प्रकार से देखा जाता है। तो इसमें कितने प्रकार के, मुख्य रूप से 3 प्रकार के पदार्थ का निर्माण हुआ। कौन कौन से? ठोस का, द्रव का, गैस का। ठोस का, द्रव का, गैस में। ये तो 3 मुख्य रूप से उस समय देखा जाता 3 ही अवस्था थी। वर्तमान में देखा जाता है तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? 6 अवस्था हो गई है। 6 अवस्था का आप लोग कमेंट बॉक्स में नाम जरूर बताइएगा कि 6 अवस्था कौन कौन सी है। अब देखिए कहा जा रहा है कि जब ठोस द्रव गैस का निर्माण हुआ
तब जब पृथ्वी का ताप और कम हुआ तो वे सभी तत्व अपने अपने घनत्व के कारण व्यवस्थित हो गए। जैसे कहा जाता है कि जिसका घनत्व अधिक था वो क्रमशः नीचे नीचे परत में आ गए, जिसका घनत्व उससे उससे अधिक था तो उसके ऊपर हो गए, जिसका घनत्व बहुत ही कम था तो ये सदैव क्या है, वायुमंडल में विद्यमान हो गए। तो कहा जाता है कि अपने घनत्व के अनुसार व्यवस्थित होकर गए। इन्होंने पृथ्वी की विभिन्न परतों का निर्माण किए। अब देखिए जिसका घनत्व कम था ये धीरे धीरे किसका, पृथ्वी की परतों का निर्माण करते गए। तो कहा जाता है कि इन्होंने पृथ्वी की विभिन्न परतों का निर्माण किया, जैसे लौह, तांबा, निकेल, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीज ये सभी के सभी जो भारी तत्व थे, ये भारी तत्वों के परमाणु केंद्रीय भाग में एकत्रित हो गए। अब देखिए कहा जाता है कि जो पृथ्वी की बातें करते हैं तो हम लोग मुख्य रूप से पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है, देखिए 3। कौन कौन से, देखिए ये पृथ्वी की संरचना को देखा जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। अब देखिए अब इसकी संरचना को हम देखते हैं तो कहा जाता है कि इसकी खुदाई करने के बाद मतलब इसके 3 परतें थी। कौन कौन से, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। कौन कौन से थे, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। देखिए क्रोड वाला जो भाग है ये देखिए इंग्लिश और हिंदी में दोनों एक ही है। अब देखिए क्रोड वाला तो इसके मुख्य रूप से देखिए सियाल, इसको अलग कलर से करते हैं हम लोग, सियाल, सीमा, निफे। अब देखिए ये मुख्य रूप से इसके 3 परतें थी। तो अब तीनों परतों के आधार पर देखा जाता है कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत थी उसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं, और जो बीच वाला भाग था सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाए जा रहे हैं। जो निचला हिस्सा था उसमें निकिल और आयरन पाए जा रहे थे। जिसका घनत्व सबसे अधिक था वो पृथ्वी की केंद्र में मौजूद हो गए, और जिसका घनत्व उससे कम था तो वो मध्य में आ गए, और जो इसका घनत्व बहुत ही कम था वो सदैव पृथ्वी की ऊपरी परत में ही मौजूद रह गए थे। इसी के बारे में हम लोग इसमें देख रहे हैं कि कहा जाता है कि जो पृथ्वी पर लौह, तांबा, निकिल, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीज ये सभी के सभी भारी तत्व के परमाणु केंद्रीय भाग में एकत्रित हो गए और इन्हें भूक्रोड का निर्माण दिया गया। अब कहा जाता है कि धीरे धीरे क्या है, ये जितने भी तत्व थे ये अनेक प्रकार के पृथ्वी के आंतरिक भागों में समा गए। अब जिसे को कहा जाता है पृथ्वी का भूक्रोड का नाम दिया गया था। अब देखा जाता है एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, आयोडीन, मैग्नीशियम। कौन कौन से, देखिए एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, आयोडीन, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फर ये सभी के सभी तत्व मिलकर जो हल्के परमाणु थे ये आकर मध्य में उपस्थित हो गए, जिसे भूक्रोड पर एक आवरण का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए। अब अगला कहा जाए कि जो हल्के गैसीय अवस्था में थे, जो गैसीय अवस्था में थे तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हाइड्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व कार्बन ये इत्यादि हल्के तत्व ने आदि पृथ्वी का आधे वायुमंडल का निर्माण करते हैं। तो कहा जाता है कि घनत्व के आधार पर जितने भी तत्व थे वह अलग अलग संरचना में अपना व्यवहार व्यक्त करते हुए कुछ के पृथ्वी के केंद्रीय भाग में, कुछ मध्य भाग में, कुछ पृथ्वी की वायु परत में मौजूद थे तो और कुछ उससे ज़्यादा हल्के थे जिसका घनत्व बहुत ही कम था तो वो पृथ्वी के वायुमंडल में विद्यमान हो गए, जो आपस में संघनित होकर एक आधे वायुमंडल का निर्माण करते हैं। आगे देखा जाता है कि ये जो पृथ्वी के आधे वायुमंडल थे ये वातावरण में ऑक्सीजन के साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ओजोन परत का स्तर बना लेते हैं। देखिए अब कहा जाता है कि जो शुरुआत में जो पृथ्वी थी तो उस समय ओजोन परत का निर्माण नहीं हुआ था। कहा जाता है कि जो आधे पृथ्वी थी तो यह आधे पृथ्वी के वातावरण में ओजोन परत का स्तर नहीं था। जब वायुमंडल ही मौजूद नहीं थी तो वहाँ पर वायुमंडल मौजूद न होने के कारण वहाँ पर ओजोन स्तर का निर्माण नहीं हुआ था। अब धीरे धीरे किसका निर्माण होता है, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर सीधे पड़ती थी, जिसके कारण ये आदि पृथ्वी पर मुक्त ऑक्सीजन भी उपस्थित नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही पृथ्वी पर ओजोन परतें सूर्य सीधी पड़ती थी तो उस समय भी देखिए ओजोन नहीं था, वायुमंडल भी नहीं था, तो ऑक्सीजन भी नहीं था। तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे ओजोन परत क्या पराबैंगनी किरणें वहाँ पर प्रक्षेपित होती गई, अब वहाँ पर जल वाष्पों का वाष्पीकरण के कारण उसमें अनेक प्रकार के प्रारंभिक वातावरण का वास्तविक संघनन कार्बन डाइऑक्साइड,
नाइट्रोजन गैस तथा जलवाष्प तथा हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या करते हैं, ये अनेक प्रकार के संघनित तत्व का निर्माण कर कर एक वायुमंडल का निर्माण करते हैं। कहा जाता है इसमें हाइड्रोजन अन्य हल्के पदार्थों से मिलकर हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया तथा मीथेन के निर्माण में सहायता की। जैसे कहा जाता है कि जो हाइड्रोजन हल्का परमाणु था जो पूरे ब्रह्मांड में था, तो ये अधिक से अधिक यौगिकों के साथ कहा, यौगिक न कहकर हम लोग क्या कहें, वहां पर अधिक से अधिक तत्व के साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ये यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या कहते हैं, ये जो हाइड्रोजन परमाणु तो अनेक प्रकार के तत्वों से मिलकर किसका, यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए शुरुआत में कहा जाता है कि जो हाइड्रोजन सल्फेट थे, हाइड्रोजन सल्फाइड थे, अमोनिया थे तथा मीथेन थे, इसमें सभी में सभी हाइड्रोजन मौजूद थे। अब कहा जाता है कि पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण 90%, पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन उपस्थित होने के कारण 90% मात्रा मुक्त इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण इस वातावरण को अपचायक कहा जाता है। अब देखिए अपचायक क्या होता है, रिडक्शन क्या, या कहा जाता है कि उपचायक क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, इसके ऊपर प्ले लिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो कहा जाता है ये अपचायक का रूप ले लेते हैं। तो ऐसे वातावरण में कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण बहुत कम ताप पर होता गया। अब कहा जाता है कि जो हाइड्रोजन परमाणु था यह सबसे अधिक क्रियाशील थे। जब से कहा जाता है कि जो हाइड्रोजन परमाणु था ये सबसे अधिक क्रियाशील थे, अतः कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अपचायक वातावरण के कारण हुई है। तो कहा जाता है कि जो पृथ्वी की पर जीवन की उत्पत्ति थी ये अपचायक वातावरण के कारण हुई है। यह भी कहा जाता है कि जो प्रारंभिक अपचायक वातावरण में किसी भी पदार्थ का निम्नीकरण नहीं होता था। कहा जाता है कि निम्नीकरण का, जो पदार्थ संग्रहित हो गया था उसकी मात्रा कम होना उसमें पॉसिबल नहीं था। पृथ्वी तल के ठंडे हो जाने पर इस पर जीवन की उत्पत्ति की स्थिति धीरे धीरे निर्मित होती गई। अब इस प्रकार से हम लोग देखें कि किस प्रकार से पूरी पृथ्वी पर, क्या पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। आगे हम लोग देखते हैं कि आखिरकार जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में हम लोग देखते हैं। तो आगे देखिए कहा जा रहा है कि जीवन की उत्पत्ति, तो हम लोग क्रमशः देखते हैं कि जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से संपन्न हुई है। तो देखिए कहा जाता है कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों को दो समूह में सबसे पहले बांटा जा सकता है कि कौन से, एक सजीव थे एक निर्जीव थे। कौन से थे, एक सजीव व एक निर्जीव, एक सजीव व एक निर्जीव। देखिए सजीव और निर्जीव के ऊपर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो इससे संबंधित वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है कि जिसमें आपको अच्छे से समझाया गया है कि सजीव और निर्जीव में किस प्रकार से भेद किए जाते हैं और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई सजीवों के निर्जीवों की, इसके बारे में भी आपको अच्छे से समझाया गया है। आप लोग सजीव निर्जीव में अंतर टीच बाय कपिल सर डालेंगे तो भी आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, या तो यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो भी वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगा। तो कहा जाता है कि सजीवों और निर्जीवों में विभिन्न प्रकार के, मतलब क्या अंतर देखेंगे, या तो हम कह सकते हैं कि उस समय कुछ ऐसे जीव थे जिसको जैविक तथा अजैविक रूप में, जैविक अजैविक के रूप में देखा जा रहा था। तो इसलिए कहा जाता है कि अब देखिए लगभग में इस सभी के अध्ययन के बारे में आप लोग देख लीजिए। अब कहा जाता है कि जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में हम लोग देखते हैं तो देखिए पृथ्वी पर जीवन आज से लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, प्रारंभ हुआ था। तो जिसमें कहा जाए कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कुछ अनेक प्रकार के सिद्धांत दिए गए थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक सिद्धांत दिया गया था स्पोर सिद्धांत या पैनस्पर्मिंग सिद्धांत। देखिए कुछ सिद्धांत दिए गए थे जिसमें हम देखा जा सकता है कि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार अनेक ग्रहों से ब्रह्मांड में स्पोर नामक कॉस्मिक कण आए और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो गई। देखिए कहा जा रहा था कि कुछ सिद्धांत बताए गए थे उस समय कि अनेक ग्रहों से ब्रह्मांड में स्पोर नामक कॉस्मिक कण आए और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो गई। तो कुछ लोगों का कहना होता, अब कहा जाता है कि कुछ लोग, हम लोग देखते हैं कि अपने यहाँ देखा जाता है कि जब विशिष्ट सृष्टिता का सिद्धांत के अनुसार देखा जाता है तो ये कहा जाता है कि जो विशिष्ट सिद्धांत दिए गए थे तो जिसमें सृष्टि की रचना के बारे में हम लोग देखते हैं तो उस समय बाइबल के अनुसार कहा जाता है। देखिए किसके अनुसार, बाइबल के अनुसार देखा जाता है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि धार्मिक ग्रंथों के बारे में। देखिए क्या है,
बाइबिल के अनुसार सृष्टि की रचना कैसे हुई है? अब बाइबिल किस धर्म की ग्रंथ है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो कहा जाए कि जीवन तथा सभी वस्तुओं की रचना, देखिए क्या है, बाइबल के अनुसार कहा जाता है कि जीवन तथा सभी वस्तु जीवन तथा सभी वस्तुओं की रचना भगवान द्वारा कितने दिनों में? 6 दिनों में संपन्न हुई। तो कहा जाता है कि बाइबल के अनुसार कहा जाता है कि जीवन तथा सभी वस्तुओं का निर्माण 6 दिनों में हुआ, जिसमें कहा जाता है कि प्रथम दिन आए तो उसमें कहा जाता है कि स्वर्ग तथा नरक को बनाए। दूसरे दिन आकाश व जल को बनाए। तीसरे दिन सूखी धरती व वनस्पति को बनाए। चौथे दिन सूर्य चंद्रमा व तारे को बनाए। पांचवें दिन मछली व पक्षी बनाए। छठे दिन स्थलीय जंतु व मनुष्य के बारे में ये अच्छे से मतलब क्या वहाँ पे बनाए थे। तो इस प्रकार से बाइबल के अनुसार 6 दिन में ही पूरी सृष्टि की रचना हो गई थी। तो कहा जाता है कि प्रारंभ में प्रथम पुरुष बना और फिर इसकी 12वीं पसली से प्रथम नारी बनी थी। कहा जाता है कि इनके अनुसार कहा जाता है कि प्रारंभ में प्रथम पुरुष बना था, फिर इसकी 12वीं पसली से प्रथम नारी बनी थी। अब कहा जाता है कि हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार देखा जाता है। देखिए ये तो बाइबल के अनुसार हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो हिंदू धर्म ग्रंथ है इसके अनुसार कहा जाता है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा द्वारा की गई थी। जैसे कहा जाता है कि धार्मिक ग्रंथों के बारे में अध्ययन किया जाता है तो धर्म के आधार पर देखा जाता है कि जो सृष्टि की रचना हुई है कहा जाता है कि ब्रह्मा द्वारा की गई थी। इनके अनुसार प्रथम पुरुष मनु और प्रथम नारी श्रद्धा थी। कैसे कहा जाता है कि जो ब्रह्मा के द्वारा प्रथम पुरुष मनु और प्रथम नारी श्रद्धा के द्वारा ही पूरी सृष्टि की रचना हुई है। तो लेकिन कहा जाता है कि इसमें 3 सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें कहा जाता है कि आज पृथ्वी पर जितने भी जीव है ये सभी इसी रूप में सृजित हुए हैं। कहा जाता है कि जो श्रद्धा व मनु के द्वारा ब्रह्मा द्वारा जो लिखित ग्रंथ थी उसमें समझा गया। तो इसमें कहा गया है कि आज पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वे सभी इसी प्रकार से सृजित हुए हैं। दूसरा कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति के समय यही विविधता थी और भविष्य में भी यही विविधता बनी रहेगी। जैसे कहा जाता है कि इसमें विभिन्न प्रकार के जो विविधताएं थी वह आज भी वो विविधता बनी हुई है। कहा जाता है कि पृथ्वी केवल 4 वर्ष पुरानी है। कहा जाता है कि जो पृथ्वी है यह केवल 4000 कहा जाता है, किसके अनुसार? ब्रह्मा के अनुसार कहा जाता है कि पृथ्वी केवल 4000 वर्ष पुरानी है। इस प्रकार से देखा जाता है कि जीवन जो होता है यह अपरिवर्तनशील है तथा इसकी उत्पत्ति के बाद से अब तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये किसकी रचना थे? ये विशिष्ट सृष्टवाद का सिद्धांत था। इसमें कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण सिद्ध नहीं हुआ है। ये कहा जाता है कि जब धर्म की बात होती है तो वहाँ पर किसी भी प्रकार के साइंटिफिक रीजन वहाँ पे नहीं समझाया गया है, ना तो कोई भी साइंटिस्ट इसको अच्छे से अभी तक इसको समझा पाए। अगला कहा जाता है कि देखिए अब जैसे ही हमारे पूरे विश्व में क्या धीरे धीरे साइंटिस्ट आते गए तो उन्होंने तर्क और वितर्क लगाते गए। तो जो साइंटिस्ट है इन्होंने किसके ब्राह्मणवाद पर 1% वो विश्वास करना नहीं चाहिए। तो कहा जाता है कि अधिकांश वैज्ञानिक वर्तमान समय में ब्राह्मणवाद का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष इतना शुष्क व हानिकारक विकिरणों से युक्त है कि उसमें से गुजरने पर किसी भी जीव के बचे रहने की संभावना शून्य के बराबर होती है। कहा जाता है कि जितने जो वर्तमान के जो साइंटिस्ट है इनके अनुसार देखा जाता है कि जो ब्राह्मणवाद था इस पे किसी भी प्रकार को मानने के लिए वो तैयार नहीं है। तो कहा जाता है कि इसके यदि जीवन के इस सिद्धांत के मान भी लिया जाता है तो पृथ्वी पर जीवन कहाँ से आए हैं ये तो बताता है कि है प्रथम
जीव की मूल उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे कहा जाता है कि जब अनेक साइंटिस्ट के अनुसार ब्रह्मांडवाद पर क्या होता है, तर्क वितर्क होता है, तो उनका कहना है कि मान लीजिए कि यदि पृथ्वी की क्या उसके अनुसार हुई, तो आखिरकार वो जो प्रथम पुरुष था वो कहाँ से आया है। तो इसके अनुसार कहा जाता है प्रथम जीव की मूल उत्पत्ति कैसे हुई है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता है। इस प्रकार से कहा जाता है कि इस सिद्धांत को अमान्य घोषित कर दिया गया। जैसे कुछ सिद्धांत ऐसे थे जिसको अमान्य घोषित किया गया था। अब हम देखते हैं कि स्वतः जनन सिद्धांत। देखिए क्या आगे वो कुछ ऐसे सिद्धांत थे जिसके बारे में आप लोगों को समझना है, लेकिन उसके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। तो आगे हम लोग देखते हैं कि स्वतः जनन सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या है कि जो स्वतः जनन सिद्धांत है, इसके अनुसार कुछ कपड़े रोटी के टुकड़े से चूहे जैसे जानवर, देखिए कहा जाता है कि देखिए कुछ साइंटिस्ट के अनुसार कहा जाता है कि कुछ कपड़े रोटी के टुकड़े से चूहे जैसे जानवर स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। स्वतः मतलब क्या, देखिए नाम से पता चला कि स्वतः मतलब क्या, स्वयं से जनन करके ये क्या करते हैं, ये अपनी उत्पत्ति कर लेते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस सिद्धांत के अनुसार कपड़े रोटी के टुकड़े से चूहे जैसे जानवर स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। मीठा या तरल खाद्य पदार्थ डालने से मक्खियाँ स्वतः उत्पन्न हो जाती है, परंतु यह संभव नहीं है। कहा जाता है कि इस स्वतः उत्पन्न होने के कुछ सिद्धांत बताए गए थे, तो परंतु यह संभव नहीं है, कुछ लोगों को माना था। आगे कहा जा रहा है कि लुईस पाश्चर ने स्वतः जनन सिद्धांत को गलत साबित करते हुए जीवन जीव उत्पत्ति अर्थात पूर्व से निर्मित जीव से ही नए जीवों की उत्पत्ति होती है का सिद्धांत प्रतिपादित किया और प्रयोग से सिद्ध भी किया। कहा जाता है कि लुईस पाश्चर ने सबसे पहले ये बताया था कि जो पृथ्वी पर जीवन हुआ है, जीवन की उत्पत्ति हुई है, तो ये नए जीवों की उत्पत्ति जो हुई है, ये पहले से क्या है, पहले से ही विद्यमान या पहले से ही जो जीव थे उन्हीं के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हुई है। इसको इन्होंने क्या करते हैं, ये सिद्ध भी करते हैं। आगे कहा जाता है कि इन्होंने 2 फ्लक्स लिए। कहा जाता है कि इनके अनुसार 2 फ्लक्स लिया गया, जिसमें मृत इष्ट, कहा जाता है कि इसमें सबसे पहले मृत इष्ट रखे और एक फ्लक्स को खुला ही रखने दिया। कहा जाता है कि एक मृत इष्ट रखा, एक फ्लक्स को खुला ही रखने दिया तथा दूसरी को क्या करते हैं, एक गर्दन को गर्म करने पर एस आकार कर दे। जैसे कहा जाता है कि इनके अनुसार एक फ्लक्स लिया गया जिसमें ए इष्ट रखें, मृत इष्ट को रखें। अब एक तो खुला का खुला रख दिया और दूसरा को क्या कर, एक बीकर को लिए फिर उसमें भी इष्ट रखे, लेकिन इसके कीप को क्या कहते हैं, धीरे से यस आकार की एक नली के द्वारा क्या कर देते हैं, ये बंद कर देते हैं। तो इसके अनुसार ये आपको समझिए। अब आगे देखिए कहा जा रहा है कि यस आकार कर दिया और इसमें जीवाणु रहित करके आगे से बंद कर दिया। अब जैसे इस नली को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, तो उसमें अपने प्रयोग से पाया कि जिस फ्लक्स को खुला छोड़ा या उसमें रखे मृत इष्ट में नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि इसे जीवाणु रहित नहीं किया गया था। जैसे कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे जो कौन से, देखिए जो पहला फ्लक्स था इसमें यस आकार के एक नली को रखने के बाद इसमें क्या करते हैं, ये यहाँ से बंद कर देते हैं। जब बंद कर देते और ये बंद करने के बाद ये जो इष्ट रहता है ये पूरा का पूरा जीवाणु रहित रहता है और एक खुला रखते हैं। जो खुला रखते हैं तो ये क्या खुला रखने के साथ इसे जीवाणु इसमें पाए जाते हैं। तो कहा जाता है कि इसमें जो मृत इष्ट में जीव उत्पन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो मृत इष्ट रहते हैं, जो खुला रहता है, इसमें एक नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि इसे जीवाणु रहित नहीं रखा गया, जबकि दूसरे फ्लक्स में जीवन उत्पन्न नहीं हुए। तो कहा जाता है कि इसमें जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई, लेकिन इसके कारण इसमें क्या जीवन की उत्पत्ति हो गई। तो कहा जाता है कि इनके अनुसार, किसके, लुईस पास्चर के अनुसार कहा जाता है कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, ये पहले से निर्धारित या जो पहले से या पूर्व से निर्मित जो जीव थे उन्हीं के अनुसार नए जीवों की उत्पत्ति हुई है। अब आगे देखा जा रहा है कि किस ओपेरिन या हाल्डेल के सिद्धांत के अनुसार देखा जाता है कि ओपेरिन ने क्या कहते हैं, देखिए ओपेरिन के अनुसार देखा जाता है कि इस सिद्धांत को रूप के, इस सिद्धांत के रूप को देखा जाता था कि वैज्ञानिक के अनुसार
कौन से वैज्ञानिक थे? रूस के अनुसार रूस के वैज्ञानिक थे, जिनके अनुसार AR ऑपरिन के अनुसार इंग्लैंड के वैज्ञानिक JVS हॉल्डेन के ने प्रतिपादित किया था। कहा जैसे ये दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, जिनके अनुसार कहा जाता है कि महासागर में जीवन का प्रारंभ हुआ था। कहा जाता है कि महासागरों में से ही जीवन का प्रारंभ हुआ है। उस समय पृथ्वी का तापमान ज़्यादा था, लेकिन वायुमंडल में मीथेन व अमोनिया जैसी गैसें कम और ज्वालामुखी ज़्यादा थे। कहा जाता है कि उस समय जो अमोनिया व मीथेन जैसी गैसें कम थी और ज्वालामुखी ज़्यादा थी। तो इस समय वातावरण में कहा जाता है कि बराबर ऑक्सीजन थी। कहा जाता है कि इस वातावरण में बहुत ही न के बराबर ऑक्सीजन थी, इसलिए जीव भी अवायवी थे। कहा जाता है कि इस समय भी जीव जो थे कैसे थे? ऑक्सीजन नहीं थे, तो उस समय जीव जो थे ये अवायवी थे। मतलब क्या? ऐसे जीव जो थे जो बिना ऑक्सीजन के जीव क्या वहाँ पर अपना जीवन यापन कर पा रहे थे। तो इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे जो जीव थे ये अवायवी थे। आगे कहा जाता है कि मिलर के अनुसार कहा जाता है कि यह मिलर का सिद्धांत क्या था? ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मिलर के अनुसार कहा जाता है कि मिलर का सिद्धांत था। इस सिद्धांत को SL मिलर ने 1953 में अपनाए। आपका इन्होंने 1953 में अपना प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि इन्होंने एक फ्लक्स में मीथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन को रखा। कहा जाता है कि एक फ्लक्स में मीथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन को रखा और उबलते हुए पानी के भाप के साथ 800 डिग्री सेल्सियस पर 2 टंगस्टन के इलेक्ट्रोड से स्पार्किंग की। इलेक्ट्रोड को इन्होंने ऊर्जा के स्रोत के रूप में लिया। कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रोड था इसके ये क्या कहते हैं? ऊर्जा के रूप में लेते हैं, और ऊर्जा के रूप में लेने के बाद ये कहते हैं कि इनके प्रयोग के 18 दिन बाद, कहा जाता है कि इनके प्रयोग के 18 दिन बाद देखा जाता है जो फ्लक्स में जो द्रव पाया गया था उसका विश्लेषण करने पर उसमें ग्लाइसिन इले इले क्या इलेनाइन व एस्पार्टिक अम्ल जैसे सरल अमीनो अम्ल पाए गए। जैसे कहा जाता है कि इस समय इनके अनुसार क्या कहा जाता है कि मिलर के अनुसार अमीनो अम्ल पाए गए। इसके अलावा फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल इत्यादि कार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं। कहा जाता है कि जो मिलर के अनुसार का देखा जाता है तो जितने भी कार्बनिक अम्ल थे वे सभी के सभी इनके सिद्धांतों में पाए गए। तो आपको ऑप्शन आ सकता है कि मिलर के अनुसार किसकी किसकी उत्पत्ति हुई है, तो आ गया कि कार्बनिक अकार्बनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या एक कार्बनिक अम्ल जो होते हैं या कार्बनिक पदार्थ थे उन्हीं के सिद्धांत कौन दिए थे? मिलर के अनुसार दिया गया सिद्धांत था। साथ ही शर्कराएं, नाइट्रोजन क्षार व वर्णक भी पाए गए थे। इस प्रकार से मिलर के अनुसार दिया गया सिद्धांत था। देखा जाता है कि जो मिलर थे तो कहा जाता है कि रासायनिक विकास के में इन्होंने किसके अनुसार? मिलर के अनुसार ये बताया गया था कि जो आदि पृथ्वी का निर्माण हुआ है, इनके अनुसार प्रयोगशाला में आदि पृथ्वी जैसा वातावरण बनाया गया। जैसे कहा जाता है कि वर्तमान की जो पृथ्वी है उसकी आदि पृथ्वी जैसा वातावरण बनाया गया, जिसमें बताया गया था कि इनके प्रयोगात्मक रूप से सरल कार्बनिक यौगिकों के निर्माण को समझाया गया। कहा जाता है कि सरल कार्बनिक यौगिकों के बारे में कौन समझाता है? तो एक कौन थे? मिलर के अनुसार। कौन? स्टेनले मिलर के अनुसार ये सिद्धांत अपनाया गया था। इस प्रयोग में यह माना गया कि ब्रह्मांड में कहीं न कहीं ऐसी अभिक्रिया हुई जिसमें अकार्बनिक से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ और कार्बनिक अणुओं से जीवन का प्रारंभ हुआ था। कहा जा रहा है कि इन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अनेक साइंटिस्ट ने ये सिद्धांत अपनाया कि ये जो जीवन की उत्पत्ति है, ब्रह्मांड में जो अभी जीव हैं, ये कहा जाता है कि ब्रह्मांड में कहीं न कहीं ऐसी अभिक्रिया हुई है जिससे अकार्बनिक से कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ है। अब कहा जाए ऐसे कहा जाता है कि जो हाइड्रोजन हीलियम था और कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ थे, तो उसी में कहा जाता है कि अकार्बनिक से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ और कार्बनिक यौगिक से धीरे धीरे किसका निर्माण हुआ? अणुओं का, जीवों का निर्माण हुआ है। ये सिद्धांत किसके अनुसार? मिलर के अनुसार दिया गया जो सिद्धांत था, उसके बाद लोगों का ये सिद्धांत अपनाया गया था। आगे देखा जा रहा है कि न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण। कहा जाता है कि जिस प्रकार से देखा जाता है कि मिलर के अनुसार बताया गया था कि कार्बनिक यौगिकों में कुछ न्यूक्लिक अम्ल थे, तो इन न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो कहा जाता है कि
कौन से? न्यूक्लियो अम्ल। देखिए क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियोप्रोटीन। कौन से न्यूक्लिक अम्ल में अभी आप लोग पढ़े हैं कि कुछ क्या क्या पाए जा रहे थे? तो अमीनो अम्ल था, अमीनो अम्ल के बाद नाइट्रोजनी क्षारक था, शर्करा था जिसमें फास्फेट समूह थे। ये सभी के सभी मिले थे, तो इसलिए कहा जाता है कि ये सभी के सभी मूलक मिलकर किसका निर्माण करते? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण किस प्रकार से होता है? आदि सागर के अनुसार कहा जाता है कि आदि सागर जो थे, आदि सागर के जल में न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हो चुका था, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति की सबसे बड़ी संभावना यही दिखाई दे रही थी। कहा जाता है कि जो न्यूक्लियो प्रोटीन था उसमें कहा जाता है कि जो न्यूक्लिक अम्ल थे इसका निर्माण आदि सागर के द्वारा उत्पन्न हुई है। इस जल में प्रोटीन भी उपस्थित है। कहा जाता है कि इस जल में कुछ मात्रा में मौजूद प्रोटीन भी मौजूद थे। तो कहा जाता है कि जल में प्रोटीन भी उपस्थित है, अतः प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल के आपसी प्रयोग से न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण हुआ है। कहा जाता है कि जीवधारी में देखिए न्यूक्लिक अम्ल थे जिसके बारे में मिलर बताए थे, तो अब कहा जाता है कि जो जल थे उसमें प्रोटीन मौजूद थे। तो जब न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन आपस में मिलते हैं तो एक इसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और जो न्यूक्लियो प्रोटीन की उत्पत्ति जीवन का प्रथम संकेत थी। कहा जाता है कि जो न्यूक्लियो प्रोटीन थे ये जीवन का प्रथम संकेत दिखाई दे रही थी या प्रथम संकेत थी। कुछ न्यूक्लियो प्रोटीन समुद्र के गर्म जल में उपस्थित दूसरे कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से संयोजित होकर स्वयं का निर्माण करने लगे थे। कहा जाता है कि जो न्यूक्लियो प्रोटीन थे ये समुद्र की उत्पत्ति के समय यह कहा जाता है कि समुद्र में गर्म जल तथा ठंडा ये कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से संयोजित होकर स्वयं का निर्माण करने लगी थी। इस प्रकार न्यूक्लियो प्रोटीन में स्वतः प्रतिलिपिकरण की क्षमता उत्पन्न हो गई, जो कि जनन की शुरुआत क्या थी? जनन की सबसे पहले शुरुआत थी। अब कहा जाता है कि वर्तमान में देखिए कहा जाता है कि कुछ साइंटिस्ट कौन थे? तो कहा जाता है कि देखिए कि प्रतिलिपिकरण की जो क्षमताएं थी इसमें आदि सागर से न्यूक्लियो प्रोटीन की संख्या व मात्रा में तीव्रता वृद्धि होने, मतलब क्या धीरे धीरे इसमें क्या तीव्रता रूप से वृद्धि होने लगी थी, किसमें? संख्या व मात्रा में वृद्धि होने लगी थी। इस प्रकार कच्चे माल या कार्बनिक पदार्थों व अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा में कमी आई। इसके बाद देखा जाता था कि जो न्यूक्लियो प्रोटीन में देखा जाता है तो ये आपसी प्रतिस्पर्धा करके व दबाव के कारण अनेक न्यूक्लियो प्रोटीन के भौतिक व रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो गया, जिसके कारण कहा जाता है कि परिवर्तन हो गया या उत्परिवर्तन हो गया। इस कारण से नए न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण होने लगा था। अब इन न्यूक्लियो प्रोटीन के निर्माण से विकास में सजीव व निर्जीव की सीमा निर्धारित होने लगी थी। अब न्यूक्लियो प्रोटीन के आधार पर देखा जाता है कि कौन सा जीव क्या है सजीव और कौन सा जीव निर्जीव होता है। तो कहा जाता है कि सजीव और निर्जीवों का निर्धारण किसके अनुसार किया जाता है? न्यूक्लियो प्रोटीन के निर्माण के बाद ही पता चलता है कि विकास में कौन सजीव और कौन निर्जीव है। तो अब कहा जाता है कि वर्तमान में कौन है? खुराना। किसके अनुसार? खुराना के अनुसार देखा जाता है कि खुराना, देखिए क्या है, खुराना ने बताया कि एक सजीव कोशिका से बाहर कृत्रिम संश्लेषण द्वारा, कहा जाता है देखिए कृत्रिम संश्लेषण मतलब क्या? कृत्रिम संश्लेषण में क्या आता है? संश्लेषण मिस होता है निर्माण करना। क्या है? संश्लेषण मिस होता है निर्माण करना। तो कहा जाता है कि कृत्रिम तरीके से निर्माण करना, देखिए क्रमशः कहा जाता है कि हरगोविंद के अनुसार या हरगोविंद खुराना के अनुसार कहा जाता है कि एक सजीव कोशिका से बाहर कृत्रिम संश्लेषण द्वारा 77 न्यूक्लियोटाइड का बना आरएनए अणु संश्लेषित किया। कहा जाता है कि सजीव कोशिका से बाहर कृत्रिम संश्लेषण के द्वारा कौन? हरगोविंद खुराना ने 77 प्रकार के, क्या 77 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड, क्या न्यूक्लियोटाइड के जो आरएनए था उसका निर्माण किए हैं। तो कहा जाता है कि इसका निर्माण किए हैं। अब इसके आरएनए अणु संश्लेषित किए, जो यह प्रतिपादित करता है कि विकास के दौरान प्राथमिक जननी पदार्थों के रूप में आरएनए बना, न कि डीएनए। कहा जाता है कि प्रारंभिक जीव में जो न्यूक्लियो प्रोटीन है या जो न्यूक्लिक अम्ल थे उसमें डीएनए न होकर कौन थे? आरएनए थे, क्योंकि आरएनए को खुराना ने
कृत्रिम संश्लेषण द्वारा 77 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स का बनाए, जिससे ये पता कराया था पता चलता है कि जो प्राथमिक जननी पदार्थ के रूप में आरएनए ही मौजूद थे आनुवंशिक पदार्थ के रूप में। कुछ साइंटिस्टों का नाम था कि प्रोटीन थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये आरएनए था। लेकिन डीएनए तो वर्तमान में पता चला कि वर्तमान में आनुवंशिक पदार्थ क्या है, डीएनए है। लेकिन वो प्राचीन काल में या कहा जाए कि आद्य पृथ्वी के जीवन की उत्पत्ति के समय देखा जाता है, जो अन्यूक्लिक अम्ल थे वो कौन से थे, आपके आरएनए थे। क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो नए लेक्चर के साथ। आगे के वीडियो नेक्स्ट पार्ट में देखा जाता है। न्यू लेसन हब टीच बाई कपिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति। क्या क्लास 12 के बायोलॉजी के जिसमें हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। जीवन की उत्पत्ति के से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे सभी को समझे थे कि किस प्रकार से बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार या निहारिका के अनुसार आकाशगंगा का निर्माण या ब्रह्मांड का निर्माण, उसके साथ साथ में किस प्रकार से न्यूक्लिक अम्लों के साथ साथ जीवन की उत्पत्ति हुई थी। इसी के आज हम लोग पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2। अगर आप लोग पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो इससे के वीडियो को आपके प्लेलिस्ट में या इससे क्लास 12 प्लेलिस्ट को बनाकर आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इसके लिंक को प्रोवाइड किया गया है, वहां से जाकर आप लोग पार्ट 1 को देख सकते हैं। पार्ट 1 को देखे रहेंगे तो पार्ट 2 को समझने में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो अब हम लोग चलते हैं जैव विकास के प्रमाण की ओर। या जैव क्या होता है, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी फैक्ट थे उसके आधार पर बताया जा रहा है कि जैविक विकास का किस प्रकार से उसका प्रमाण मिलता है। तो उसके बारे में हम लोग इसमें अच्छे से समझते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर जीवों के जन्म पर, कहा देखिए, पृथ्वी पर जीवों के जन्म पर उनके विकास को ही जैव विकास कहते हैं। कहा जा रहा है, देखिए, पृथ्वी पर जीवों के जन्म व उसके विकास के ही क्रम को ही कहा जाता है जैव विकास। देखिए, कहा जा रहा है कि जैव क्या होता है और अजैव क्या होता है। इससे संबंधित वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, जाकर वहां से देख सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि वर्तमान में यह सिद्ध किया जा चुका है कि सभी जीव का विकास दूसरे जीवों में विभिन्नताओं के कारण जैव विकास से हुआ है। कहा जा रहा है कि कुछ साइंटिस्टों का कहना था कि जिसके सिद्धांत को हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। तो कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका कहना था कि जिस जीव का निर्माण हुआ है या जिस जीव की उत्पत्ति हुई है वो पहले से जीवित या पहले के से जो जीवित जीव थे उन्हीं के अनुसार दूसरे जीवों का निर्माण हुआ है। कहा जा रहा है इस प्रकार का अध्ययन विभिन्न प्रमाणों की सहायता से किया जा सकता है। जैसे कहा जा रहा है कि इस प्रकार की यह जो प्रक्रिया थी या विभिन्न अध्ययनों की विभिन्नताओं के प्रमाण की सहायता से प्राप्त किया जा गया है। नंबर 1 की बात किया जा रहा है इसमें कि तुलनात्मक आकार की शारीरिक रचना के प्रमाण। देखिए, इसमें कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जिसके अनुसार जैव विकास के बारे में समझना और ही आसान हो गया था। जिसमें कहा जा रहा है कि तुलनात्मक आकार की व शारीरिक रचना के प्रमाण। दूसरा कहा जा रहा है कि जीवाश्म विज्ञान के प्रमाण। तीसरा कहा जा रहा है कि अवशेषी अंगों के प्रमाण। चौथा कहा जा रहा है कि संयोजन कड़ियों के प्रमाण। पांचवा कहा जा रहा है कि तुलनात्मक श्रेणियों से प्रमाण। चौथा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जंतुओं के भौगोलिक वितरण के प्रमाण के आधार पर जैव विकास का अध्ययन करना आसान हो गया था। जिसको बारे में देखिए, कहा जा रहा है कि यह सरल कोश की संरचना तक के निर्माण को जैव विकास के नाम से जाना जाता है। कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिनके अनुसार कहा गया था कि सरल कोश की संरचना तक के निर्माण को जैव विकास के नाम से जाना जाता है। तो अब हम इसके बारे में एक एक करके अध्ययन करते हैं। कहा जा रहा है कि तुलनात्मक आकार की व शारीरिक रचना के प्रमाण। देखिए, कहा जा रहा है कि प्रत्येक जीव की जिस प्रकार से तुलना किया जा रहा है तो उसमें कहा जा रहा है कि तुलनात्मक आकार की व शारीरिक रचना के प्रमाण के आधार पर जैव विकास का निर्माण किया गया है। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है कि
ठीक है। जंतुओं में शारीरिक रचना दो प्रकार की होती है। कहा जाता है कि जो जंतु होते हैं उसमें शारीरिक रचनाएं दो प्रकार की होती है। एक समजात अंग होते हैं, एक क्या जाता है समवृद्धि अंग होते हैं। देखिए कहा जाता है कि समजात अंग तथा समवृद्धि अंग होते हैं। देखिए समजात अंग क्या होते हैं? जंतुओं के ऐसे अंग, कहा जाता है कि जंतुओं के ऐसे अंग जिनकी संरचना समान होती है। कहा देखिए जंतुओं के ऐसे अंग जिनकी संरचना समान होती है उसे समजात अंग कहते हैं, किंतु इनके कार्य अलग अलग होते हैं उसे समजात अंग का जैसे कहा जाता है कि इनके जंतुओं के अंग तो देखिए कहा जा रहा है कि जंतुओं के ऐसे अंग जिनकी संरचना तो समान होती है लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं, वे समजात अंग कहलाते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख और घोड़े की अगली टांग की रचना समान होती है लेकिन उनकी कार्य करने की जो शैली होती है वो अलग अलग होती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि समवृत्ति अंग। देखिए समवृत्ति अंग क्या होते हैं? जंतुओं के ऐसे अंग जिनके कार्य समान होते हैं परंतु उनकी आंतरिक संरचना भिन्न होती है उसे समवृत्त अंग कहते हैं। कहा जा रहा है कि समवृत्त अंग ऐसे जीव जिनके अंग या जंतुओं के ऐसे अंग जिनके कार्य करने की जो कार्य तो समान होंगे लेकिन कहा जा रहा है कि परंतु उनकी आकार की संरचना भिन्न होती है उसे समवृत्ति अंग कहते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि कीटों के पतंग, पक्षियों के चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं किंतु उनकी रचना अलग अलग होती है, इसे कहा जाता है समवृत्त अंग। तो इस प्रकार से हम लोग अध्ययन किए कि किस प्रकार से जंतुओं का उनका तुलनात्मक लक्षण के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया था जैव विकास के आधार पर। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन के प्रमाण। जीवाश्म ईंधन के प्रमाण के बारे में कहा जा रहा है कि प्राचीन जीवों के अवशेष हमें चट्टानों के नीचे दबे मिलते हैं। कहा जा रहा है कि जो प्राचीन काल के जो जीव थे वह आज भी जो चट्टान होते हैं चट्टान के नीचे दबे मिलते हैं जिसे जीवाश्म कहा जाता है। अब देखिए कहा जा रहा है कि जीवाश्म को समझना है पृथ्वी के अंदर क्या जाता है सड़े गले पदार्थों को ही क्या कहा जाता है ह्यूमरस या जीवाश्म कहा जाता है। अब का देखिए आगे क्या है कि इसके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। जीवाश्म जैव विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करता है। जैसे इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं तो कहा जाता है कि आर्कियोप्टेरिस क्या डायनासोर इत्यादि मानव जो या कहा जाता है कि जो आदि मानव थे उनके वो थे। इसके अनुसार कहा जा रहा है कि इत्यादि जीवाश्म जैव विकास के लिए अच्छा प्रमाण होता है। कहा जाता है कि अनादिकाल पहले जितने भी जीव थे वह कहा कि पृथ्वी के अंदर दब गए थे। तो अब जब इस समय उसके जो अध्ययन करने के लिए जो जीवाश्म प्राप्त होते हैं या उनका जो अवशेष प्राप्त होता है उसी को जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्म मतलब कहा जा रहा है कि पृथ्वी के अंदर दबे हुए जीवाश्मों के अध्ययन को ही जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि आदिकाल के जो मानव थे डायनासोर थे या आर्कियोप्टेरिस जीव थे इसका क्या किया जाता है अध्ययन किया जाता है, यही जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अवशेषी अंगों के प्रमाण। कहा जाता है कि कुछ ऐसे जीव थे जिसमें अवशेषी अंग पाए जा रहे थे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मानव शरीर का अवशेषी अंग कौन सा भाग होता है। आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो ऐसे कहा जा रहा है कि ऐसे अंग जो पहले कार्य किया करते थे परंतु अब केवल अवशेष के रूप में रह जाते हैं अवशेषी अंग कहा जाता है। जैसे कहा जाता है कि कुछ ऐसे अंग जो पहले थे जिसका उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन या अपनी दैनिक दिनचर्या में करते थे उस अंग का इस्तेमाल आज हम लोग नहीं करते हैं, उसे अवशेषी अंग कहते हैं। अवशेषी अंगों का जैव विकास में महत्वपूर्ण प्रमाण जिनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार से हैं। जैसे नंबर 1 की बात किया जा रहा है कि कृमि रूपी परिशेषिका। कहा जाता है कि यह शाकाहारी जीवों में होती है। कहा जा रहा है कि कृमि रूपी जो परिशेषिकाएं होती है इसमें कहा जा रहा है कि यह शाकाहारी जीव में होती है। इसके द्वारा सेलुलोज का पाचन होता है। कहा जा रहा है कि यह एक ऐसा शाकाहारी जीव में पाए जाने वाले एक ऐसा अंग है जिसको कृमि रूपी परिशेषिका के रूप में जाना जाता है। यह सेलुलोज का पाचन करते हैं। सेलुलोज का पाचन किस में सेलुलोज किस में पाया जाता है? यह हरे क्या होता है हरे पादपों में, या कहा जाता है कि हरे पादपों की जो बाहरी भित्ति होती है पादपों की बाहरी भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। ये जो कोशिका भित्ति होती है कोशिका भित्ति पादप का सबसे बाहरी परत होती है। ये जो बाहरी परत होती है किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है।
अब कहा जाता है कि जितने भी पादप होते हैं वो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो जो पादप होते हैं उनका पाचन के लिए, या उसमें कहा जाता है कि जो सेल्यूलोज होता है सेल्यूलोज को पचाने के लिए, कहा जाता है कि जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं वो पादपों पर निर्भर होते हैं, तो पादपों के ऊपर निर्भर होते हैं, तो सेल्यूलोज का भक्षण करते हैं, तो सेल्यूलोज का पाचन वो लोग क्या कहते हैं आसानी से भी प्राणी कर लेते हैं। तो वर्तमान के दौर में देखा जाता है तो ऐसे जीव जो शाकाहारी का, पहले तो शाकाहारी का पाचन कर पाते थे लेकिन वर्तमान में इसका पाचन नहीं कर पाते हैं, उसे कहा जाता है कि परिशिष्टा के रूप में वो मौजूद मौजूद थे। परंतु मनुष्य के पूर्वज शाकाहारी प्रमाण थे, लेकिन सेल्यूलोज की कमी होने के कारण यह एक अवशेषी अंग के रूप में रह गए हैं। जैसे कहा जा रहा है कि वर्तमान में जो से ऐसे जीव, देखिए पहले कहा जा रहा है कि जो कंद मूल फल खाने वाले जो आदि मानव थे, उसलिए उनके शरीर में सेल्यूलोज को पचाने के लिए कृमि रूपी परिशिष्टाएँ की आवश्यकता थी, इसलिए उस समय कृमि रूपी परिशिष्टाएँ मौजूद थी। लेकिन वर्तमान में जो मनुष्य है वो अधिक से अधिक मनुष्य जो हैं क्या होते हैं सर्वाहारी हैं, सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए कहा जाता है कि धीरे 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 क्या रहता है सेल्यूलोज को पचाने वाले जो अंग थे जिसे परिशिष्टा के रूप में जाना जाता है वह अब क्या धीरे धीरे विलुप्त हो गए हैं। अब कहा जाता है, देखिए आगे कहा जाता है कि निषेक पटल कहा जाता है, देखिए क्या है नेक्स्ट, निषेक पटल क्या हो जाती है, यह मनुष्य के नेत्र के भीतर पाई जाती है, लेकिन यह मानव के लिए अनुपयोगी होता है, जैसे परंतु मेढक पक्षी इत्यादि के लिए उपयोगी है। जैसे कहा जाता है कि कुछ ऐसे अनिषेक पटल होते हैं जो वर्तमान में मनुष्य के जो नेत्र होते हैं उनके भीतर तो पाए जाते हैं, लेकिन जो मेढक पक्षी होती है इनके लिए उपयोगी नहीं होते हैं। कहा जाता है कि मनुष्य के अनुपयोगी हो गया, लेकिन मेढक पक्षी के लिए वर्तमान में अभी भी ये उपयोगी माना जाता है। नेक्स्ट कहा जाता है कि अक्ल दांत, यह मनुष्य में तृतीय मोलर दांत की उपस्थिति होती है, ये एक अवशेषी अंग के रूप में होती है। देखिए कहा जा रहा है कि वर्तमान देखिए अक्ल के दांत किसको कहा जाता है, देखिए अब कहा जाता है दांतों की संख्या कितनी होती है, रदनक, पहले क्या कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, अचवर्णक। देखिए इसकी संख्या 2, इसकी संख्या, देखिए इसका फार्मूला याद करने के लिए क्या हो जाता है 21-23 लोग याद करते हैं, देखिए 21-23 होता है, 21-23 होता है। अब देखिए इसकी संख्या कितनी होती है 2, कृंतक की संख्या कितनी है 2 हो गया, देखिए इसकी संख्या 2, इसकी संख्या 1, इसकी संख्या 2, इसकी संख्या 3। अब देखिए कहा जाता है कि इसकी जब दोगुना के लिया जाता है तो जो आवश्यक क्या हो जाता है, जो कृंतक, रदनक और अग्रचवर्णक जो होती है इसकी संख्या टोटल कितनी थी 8 होती है। अब देखिए कहा जाता है कि इसकी संख्या 2 हो जाएगी, तो एच देखिए अब आप लोगों को अच्छे से समझा दें, यहाँ से देखिए क्या है, ये जो दांतों की संख्या होती है इसमें देखा जाता है कि इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर तीनों, तो इसमें देखा जाता है 21-23 होता है, तो 2/1, 1/1, 2/2 और 3/3। इस प्रकार से देखा जाता है 21-23 का कॉम्बिनेशन होता है। तो दांतों की जो संख्या होती है इधर इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर होती है, इधर भी इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर होते हैं। तो यह कहा जाता है कि कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, यहाँ भी कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक होते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि जो दांतों की संख्या थी उसमें कहा जाता है कि कुछ ऐसे अंग, ऐसे दांत थे जो वर्तमान में कहा जाता है कि जब एडल्ट, या कहा जाता है कि एडल्ट, या कहा जाता है कि मेच्योर जब हो जाते हैं मनुष्य, जिसकी उम्र क्या हो जाता है लगभग में 23 से 24 साल की उम्र के ऊपर चले जाते हैं, तो उसमें जो लास्ट में जो दांत आता है उसी को अक्ल का दांत कहा जाता है। अक्ल के दांतों की संख्या टोटल कितनी होती है 4 होती है। आगे देखा जाता है कि कुछ ऐसे जीव थे, देखिए कहा जाता है कि कीवी और शुतुरमुर्ग में कीवी और शुतुरमुर्ग ऐसे पक्षी हैं जिनके पंख तो होते हैं परंतु उनमें उड़ने की क्षमताएं नहीं होती है। इस प्रकार से देखा जाता है कि जो जीव थे उसमें किस प्रकार से कृमि रूप में कहा जाता है कि अवशेषी अंगों के प्रमाण मिले हैं जो पहले तो मौजूद थे लेकिन वर्तमान में उसका कार्य कोई नहीं है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट देखा जाता है चौथा संयोजन कड़ियों के प्रमाण। कहा जाता है कि संयोजन कड़ियों के प्रमाण के रूप में क्या होता है, ऐसे जीव जिसमें 2 वर्गों या 2 जातियों के लक्षण पाए जाते हैं, अर्थात दोनों वर्गों की जो बीच की कड़ी होती है इसी को संयोजन कड़ी कहा जाता है। संयोजन मतलब क्या, 2 कड़ों के बीच के अध्ययन को कहा जाता है संयोजी कड़ी कहा जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो 2 वर्ग थे या 2 जाति के जो लक्षण थे उसमें कुछ न कुछ समानताएं दिखाई दे रही थी, इसी को संयोजन कड़ी के प्रमाण के रूप में जाना जाता है। जैसे देखा जाता है कि विषाणु, कुछ ऐसे विषाणु हैं जिनमें समानता देखिए
विषाणु सजीव और निर्जीव दोनों के बीच के संयोजन कड़ी है, इसलिए कहा जाता है ये संयोजन कड़ी हो गया। नेक्स्ट कहा जाता है कि यूग्लिना है, यह जंतु और पादपों के बीच के संयोजन कड़ी है। कहा जाता है कि जो यूग्लिना होती है इसमें जंतु के भी कुछ गुण पाए जाते हैं तथा पादपों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसको यूग्लिना को संयोजन कड़ी, जंतु और पादप के बीच के संयोजन कड़ी कहा जाता है। अगला है, अगला देखिए क्या है, पेरिपेटल। क्या है पेरिपेटल में, क्या है पेरिपेटल? यह एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के विकास के प्रमाणिक कहा जाता है कि एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा के मध्य की कड़ी होते हैं जिसे पेरिपेटल कहा जाता है, इसलिए इसे एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजन कड़ी कहा जाता है। आप लोग जंतुओं का वर्गीकरण के ऊपर अगर वीडियो नहीं देखे तो इससे संबंधित वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, जाकर वहां से देखकर और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अगला कहा जा रहा है कि नियोपिलिन क्या है? एक एनेलिडा व मोलस्का के मध्य की संयोजन कड़ी नियोपिलिन कहलाती है। कहा जाता है एनेलिडा तथा मोलस्का तथा एनेलिडा से संबंधित जीवों के दो कमेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एनेलिडा के अंतर्गत तथा मोलस्का के अंतर्गत आने वाले जीवधारियों का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहा जा रहा है कि आर्कियोप्टेरिस क्या होती है? यह पक्षी तथा सरीसृप के बीच की संयोजन कड़ी। कहा जाता है कि पक्षी व सरीसृप के बीच की संयोजन कड़ी आर्कियोप्टेरिस कहलाती है। अगला कहा जाता है एकिडना, इसे सरीसृप एवं स्तनियों के बीच की कड़ी कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कि सरीसृप तथा स्तनियों के बीच की कड़ी एकिडना कहलाती है। अगला कहा जाता है कि तुलनात्मक भ्रूणियों के प्रमाण। कहा जाता है कि कुछ ऐसे लक्षण थे जिसमें भ्रूणों के बीच में अंतर देखा जाता है, तो इसमें देखा जाता है कि अलग अलग जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रूणों का निर्माण होता है। कहा जाता है कि अलग अलग जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रूणों का निर्माण होता है। कुछ जातियों में भ्रूण को पहचानना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें अत्यधिक समानताएं पाई जाती है, इनका विकास होने पर ही उनका पहचाना जा सकता है। जैसे कहा जा रहा था कि मछली, सुअर, कछुए, मुर्गी व मनुष्य के भ्रूण लगभग समान तो दिखाई देते हैं। इसी के आधार पर कहा जा सकता है कि मनुष्य का विकास मछली जैसे किसी प्राणी से हुआ है। कहा जा रहा था कि जब भ्रूणी विकास देखा जाता है तो कुछ ऐसे जीव थे जिनका भ्रूणी विकास एक समान थे। जैसे कहा जाए मछली, सुअर, कछुए और मुर्गी व मनुष्य के भ्रूण तो देखने में तो एक समान ही दिखाई देते। इसलिए कुछ साइंटिस्टों का मानना था कि जो भ्रूण का निर्माण हुआ है मनुष्य में वो पहले से पूर्वजों में जो मछली थी मछलियों के समान थे। इसलिए कहा जाता है कि जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है किससे हुई है? किसी समुद्र से या जलीय प्राणियों से हुई है। अब कहा जाता है कि वान बेयर ने इसी आधार पर बायोजेनेटिक नियम का प्रतिपादन किया था। कहा जाता है कि इसी के आधार पर वान बेयर ने इसी आधार पर बायोजेनेटिक नियम का प्रतिपादन किया था। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है, देखा जा रहा है कि बायोजेनेटिक नियम क्या होते हैं। अब इसके ऊपर हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते रहिएगा, क्योंकि आपकी थोड़ी सी प्रतिक्रिया से हमको मोटिवेशन फील होता है, और मोटिवेशन फील होता है तो हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। आगे कहा जा रहा है कि बायोजेनेटिकल नियम क्या होते हैं, इसके ऊपर हम लोग अच्छे से देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि इस नियम के अनुसार भ्रूण में पहले सामान्य लक्षण व बाद में विशेष लक्षण दिखाई देते हैं। कहा जा रहा है कि इस नियम के अनुसार देखा जाता है कि बायोजेनिकल नियम जो होते हैं इसमें भ्रूण में पहले सामान्य लक्षण व बाद में विशेष लक्षण दिखाई देते हैं। इस नियम को बेयर का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि इसको वेयर नामक साइंटिस्ट ने इसका प्रतिपादन किया था सन 1866 में। देखिए सन 1866 में कहा जाता है कि अर्नेस्ट हेकल के अनुसार द्वारा देखा गया था कि अर्नेस्ट हेकल ने और किसका वर्गीकरण किया था। आप लोग उसके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि अर्नेस्ट हेकल ने इसके साथ साथ में किसका प्रतिपादन किया था। अर्नेस्ट हेकल द्वारा इस नियम को बायोजेनेटिक कहा गया। इसमें जंतु अपने पूर्वज के भ्रूणी लक्षणों की जगह वयस्क लक्षणों का दोहराता है। कहा जाता है कि इसमें देखा जाता है कि जो अर्नेस्ट हेकल द्वारा जो नियम प्रतिपादित किया गया था बायोजेनेटिक का, इसमें कहा जाता है कि जंतु अपने पूर्वज के भ्रूणी लक्षण की जगह वयस्क लक्षणों का दोहराता है, इसलिए इसे
पुनरावृत्ति सिद्धांत भी कहा जाता है। पुनरावृत्ति मतलब क्या? पुनर्जन्म की व्यवस्था किसमें थी? इसी में थी, जिसके अर्नेस्ट हैकल द्वारा प्रतिपादित किया गया था कि बायोजेनेटिकल नियम के अनुसार में या नियम में बताया गया था। अब आगे देखा जाता है कि भौगोलिक वितरण के प्रमाण, या कहा जाता है कि बायोजेनेटिकल नियम के शुरुआत में बताने वाला कौन था? इसके बारे में अभी आप लोग देखे हैं कि इस नियम को बताने वाला बेयर था, लेकिन इसके बारे में स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण कौन दिया था? अर्नेस्ट हैकल नामक वैज्ञानिक ने दिया था जिन्होंने बताया था कि जो जंतु है अपने पूर्वज के भ्रूणी लक्षण की जगह वयस्क लक्षणों को दोहराता है। आगे देखा जा रहा है कि भौगोलिक वितरण के प्रमाण। भौगोलिक वितरण के प्रमाण क्या है? देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट है, यह जैव विकास को प्रमाणित करता है। जैसे शेर और हाथी केवल भारत व अफ्रीका में पाए जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि भौगोलिक मतलब कुछ ऐसे जीव जंतु दिखाई दिए थे जैव विकास के आधार पर कि कुछ देखिए वातावरण या उसकी भौगोलिक वितरण के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया था कि कुछ ऐसे जीव दिखाई देते हैं जो उनके भौगोलिक बनावट के आधार पर दिखाई देते हैं। तो इसी में देखा जाता है कि शेर और हाथी केवल भारत व अफ्रीका में पाए जाते हैं, बाकी देशों में ये क्या बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अगला कहा जाता है कि जेबरा, जिराफ व दरियाई घोड़ा केवल अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहा जाता है कि जेबरा हो गया, जिराफ हो गया व दरियाई घोड़ा जो होती है यह अफ्रीका में ही दिखाई देते हैं। अगला कहा जाता है कि कुछ शुतुरमुर्ग अफ्रीका में तथा कुछ अरब में भी पाए जाते हैं। अगला कहा जाता है कि डार्विन ने अमेरिका के 14 द्वीपों गैलोपेगास द्वीप की चिड़ियाओं का अध्ययन किया। कहा जाता है कि 14 द्वीपों में गैलोपेगास द्वीप की चिड़ियाओं का अध्ययन किया था। इन्होंने चोंच में मौलिक अंतर पाए, जैसे कहा जाता है उसमें चोंचों में मौलिक अंतर पाया गया था जो अलग अलग वातावरण और परिस्थिति के कारण उत्पन्न हुए थे। इन चिड़ियों को डार्विन की फिंचे का, जैसे कहा जाता है कि इस चिड़ियों को डार्विन की फिंचे कहते हैं। अब कहा जाता है कि प्राकृतिक, देखिए कहा जा रहा है कि प्राकृतिक वर्ण या योग्यतम की उत्तरजीविता। कहा जाता है कि कुछ ऐसे जीव आधारित थे जिनमें बताया गया था कि प्राकृतिक रूप से या प्राकृतिक वर्ण या योग्यतम की किस प्रकार से सुविधा देते। कहा जा रहा है कि जो जीव वातावरण के अनुकूल रहने में योग्य रहते हैं वही जीव पृथ्वी पर जीवित रहते हैं। जो जीव वातावरण के प्रतिकूल रहते हैं वे धीरे धीरे पृथ्वी से नष्ट होते जाते हैं। कहा जाता है कि कहा है उस कुछ जीवों की उत्तरजीविता के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया था। तो कहा जाता है कि जो जीव वातावरण के अनुकूल रहने में योग्य होते हैं वही जीव पृथ्वी पर जीवित रहते हैं। जो जीव वातावरण के प्रतिकूल रहते हैं वे धीरे धीरे पृथ्वी में से नष्ट हो जाते हैं। अगला कहा जा रहा है कि डार्विन ने इस प्रतिक्रिया को प्राकृतिक वर्ण कहा, जबकि हर्बर्ट स्पेंस ने इसे योग्यतम की उत्तरजीविता नाम दिया, जिसे कहा जाता है कि रेगिस्तानी जिराफ के बारे में इन्होंने अध्ययन किया या इसके बारे में स्पष्ट रूप से उन्होंने समझाया। अब देखिए अगला कहा जा रहा है कि प्राकृतिक वर्ण के पक्ष में उदाहरण। प्राकृतिक वर्ण एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों के गुणों का चयन होता है जिससे वे प्रतिक्रिया में अनुकूलित हो जाते हैं। इसके नियम निम्नलिखित है। कहा जा रहा है प्राकृतिक वर्ण के पक्ष में उदाहरण दिया जाता है कि प्राकृतिक वर्ण एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों के गुणों का चयन होता है जिससे वे प्रतिक्रिया में अनुकूलित हो जाते हैं। इसके निम्न उदाहरण इस प्रकार से समझाया गया है। आगे देखा जा रहा है कि जो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि डेवनपोर्ट का प्रयोग। कहा जाता है कि डेवनपोर्ट का प्रयोग किस प्रकार से यहाँ पे समझाया गया, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आगे क्या है, एकदम डेवनपोर्ट का प्रयोग में देखा जाता है कि इस प्रयोग में डेवनपोर्ट ने सफेद, काले व धब्बेदार चूजों पर प्राकृतिक वर्ण का प्रयोग किया। कहा जाता है कि इस प्रयोग में डेवनपोर्ट ने सफेद, काले व धब्बेदार चूजों पर प्राकृतिक वर्ण का प्रयोग किया और उन्होंने पाया कि काले व सफ़ेद चूजे अपने आप को जमीन में नहीं छिपा पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि काले व सफ़ेद चूजे अपने आप को जमीन में नहीं छिपा पा रहे हैं जिससे वे पक्षी शिकारी का शिकार बन पा जैसे कहा जा रहा है कि जिससे वे पक्षी
शिकारी का शिकार बन जाते हैं तथा इनकी संख्या कम हो जाती है, परंतु धब्बेदार चूजे जमीन में छिप जाते हैं, इसलिए वे शिकारी से बचे रहते हैं। कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे प्रयोग थे जिसमें काले व धब्बेदार जो जीव थे, तो धब्बेदार जीव आसानी से बिल में छिप जाते थे, या वो क्या कहते हैं, जो शिकारी उसके ऊपर आते थे तो शिकारियों से बचने के लिए वह आसानी से क्या जमीन में छिप जाया करते थे, जिससे उस शिकारी को वह जीव नहीं दिखाई दे रहा था। तो इसीलिए कहा जाता है कि कुछ ऐसे जीवधारी थे जो संख्या में तो कम थे, लेकिन वो प्राकृतिक वर्ण का प्रयोग के आधार पर वो आसानी से वो क्या रहते थे, वो बच जा रहे थे। कहा जाता है कि धब्बेदार चूजे जमीन में द्वीप में छिप जाते थे, इसलिए वे शिकारी से बचे रहते और उनकी संख्या बढ़ जाती है, अर्थात धब्बेदार चूजों का वर्ण करती है। कहा जा रहा है कि धब्बेदार चूजे का धीरे धीरे क्या होता है, विस्तार होने लगता है। आगे कहा जा रहा है कि अनुकूलित वितरण क्या है। जब एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों का विकास होता है तो इसे अनुकूली विकिरण कहते हैं। इसमें एक ही जाति से विभिन्न जाति का विकास होता है, इसलिए इसे अपसारी जैव विकास भी कहते हैं। कहा जा रहा है कि जब एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों का विकास होता है तो उसे अनुकूलित विकिरण कहते हैं। इसमें एक ही जाति से विभिन्न जाति का विकास होता है, इसलिए इसे अपसारी जैव विकास भी कहते हैं। जैसे डार्विन की फिंचे का जो नियम बताया गया था, इसी के अनुसार कहा जाता है कि अनुकूलित विकिरण क्या है। इसके ऊपर आप लोग के एग्जाम में शॉर्ट नोट से आता रहता है कि अनुकूलित विकिरण क्या है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ये कहा जाता है कि जब एक ही पूर्वज से विभिन्न जाति का विकास होता है तो इसे अनुकूलित विकिरण कहा जाता है, जबकि इसमें कहा जाता है कि एक ही जाति से विभिन्न जाति का विकास होता रहता है, इसलिए इसे अपसारी जैव विकास भी कहा जाता है। अब देखिए, अब मान लें क्या जाता है, ऊपर होना, मतलब क्या, एक जीव से क्या जाता है धीरे धीरे बढ़ना, यही क्या रहता है, अपसारी या अनुकूलित विकिरण कहलाता है। आगे देखा जाए कि जैव विकास क्या है या इवोल्यूशन क्या है। अब हम लोग आगे अध्ययन करते हैं कि इवोल्यूशन क्या है। देखिए क्या है कि जैव विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो छोटे जीव में होते हैं, उनमें विकास की दर ज़्यादा तेज होती है, जबकि यह दर बड़े जीवों में बहुत धीमी होती रहती है। जैव विकास होने में हजारों वर्षों का समय लगता है। कहा जा रहा है कि जो जैव विकास की प्रक्रिया थी वह धीरे धीरे क्रमशः बढ़ने वाली प्रक्रिया है इसमें, लेकिन कहा जाता है कि यह जीवों के विकास की दर तो ज़्यादा तेज होती है, जबकि यह बड़े जीवों में बहुत ही धीमी होती है। इसी को कहा जाता है कि जो जैव विकास की प्रक्रिया होती है इसको हजारों वर्ष लगते हैं, यह समय लगता है। कहा जा रहा है कि जैव विकास के सिद्धांत के देने के लिए लेमार्कवाद, डार्विनवाद तथा उत्परिवर्तनवाद है। अब हम लोग देखते हैं कि लेमार्कवाद क्या है, डार्विनवाद क्या है तथा उत्परिवर्तनवाद क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए क्या लैमार्कवाद। देखिए लैमार्कवाद क्या है। लैमार्कवाद आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाता है कि लैमार्कवाद फ्रांसीसी प्राकृतिक वैज्ञानिक जेबी लैमार्क ने सर्वप्रथम 1809 में जैव विकास के अपने विचारों को अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया। इसे लैमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत कहते हैं। कहा जाता है कि जो लैमार्कवाद है उसे उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत भी कहा जाता है। जैसे कहा जाता है कि लैमार्कवाद के मुख्य बिंदु किस प्रकार से यहाँ पर हम लोग समझते हैं। देखिए, लैमार्क के अनुसार जीवों की संरचना, कार्यकी, उनके व्यवहार पर वातावरण के परिवर्तन का सीधा प्रमाण पड़ता है। कहा जाता है कि जो लैमार्क के अनुसार कहा जाता है कि जीवों की संरचना, उनकी कार्यकी तथा उनका व्यवहार वातावरण के परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है कि जीवों पर वातावरण का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि परिवर्तित वातावरण के कारण जीवों के अंगों का उपयोग ज़्यादा। कहा जाता है कि जो परिवर्तित वातावरण होता है उनमें जीवों के अंगों का उपयोग ज़्यादा अथवा कम होता है। कहा जाता है कि जिस समय जीवों का वातावरण के अनुसार देखा जाता है कि ये देखा जाता है कि ठंड के समय में जीवों को अधिक से ठंड से बचने के लिए अधिक उनको
ओढ़ने के लिए या उनको छिपने के लिए अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है, लेकिन वह अपने गर्मी प्रदान करने के लिए अलग अलग साधनों का व्यवस्था करते हैं। तो उसी प्रकार कहा जाता है कि लैमार्क के अनुसार कहा जाता है कि जो वातावरण होता है वह जीवों के अंग का उपयोग ज़्यादा अथवा कम होता रहता है। जिन जिन वातावरण में या जिस समय अधिक जीव अपने अंग का निर्माण क्या करते हैं, उपयोग अधिक करते हैं, तो उस समय उस जीव का अंग ज़्यादा एक्टिव समझ में आता है। जिस समय वो काम कम करते हैं, इसलिए उस समय उनका अंग क्या होता है, कम एक्टिव होता है। जिन अंगों का उपयोग अधिक होता है वे अधिक विकसित हो जाते हैं, तथा जिनका उपयोग नहीं होता है उनका धीरे धीरे कम हो जाते हैं। सिंपल से कहा जा रहा है कि ऐसे अंग जिसका उपयोग लगातार होता रहता है, वह प्राचीन काल से क्या हो जाते हैं, आज भी बने रहते हैं, और जिनका उपयोग क्या धीरे धीरे कम हो गया था या ना के बराबर हो गया था, वह धीरे धीरे समाप्त हो गए थे। इसी के अनुसार लैमार्कवादी के अनुसार उसके बारे में स्पष्ट रूप से समझाया गया था। आगे देखा जा रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा जा रहा है लैमार्क के अनुसार, कि वातावरण के सीधा प्रभाव से या अंगों के कम या अधिक उपयोग के कारण जंतु के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें उपार्जित लक्षण कहते हैं। जंतुओं के उपार्जित लक्षण वंशागत होते हैं। कहा जाता है कि जो जंतुओं के लक्षण होते हैं यह वंशागत होते हैं। ऐसा लगातार होने से कुछ पीढ़ी के पश्चात उनकी शारीरिक रचना बदल जाती है तथा एक नए प्रजाति का विकास हो जाता है। आगे देखा जा रहा है कि इसके उदाहरण किस प्रकार से, कि देखा जाता है कि जिराफ की लंबी गर्दन तथा अग्रपाद, जिराफ पेड़ों की फुलगियों की पत्तियों को चरने के लिए अपनी गर्दन की लंबाई बढ़ाकर अनुकूलित करते हैं। जैसे कहा जाता है कि वातावरण के अनुसार जो जिराफ होते हैं, या अभी आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप में क्या होता है, गर्मी अधिक पड़ने के कारण वहाँ पे छोटे छोटे घासें कम दिखाई देती है। तो भोजन की तलाश के लिए जिराफ हमेशा क्या करता है, अपनी गर्दन को उठाकर क्या कहता है, उसको ग्रहण करता है। तो कहा जाता है कि जिस प्रकार से बचपन से ही जिराफ के बच्चे जो होते हैं वह अपने गर्दन को और अपने टांगों को हमेशा क्या करते हैं, ऊंचाइयों पर के घासों को या अपने भोजन की तलाश करने के लिए हमेशा ऊंचाइयों पर ही अपने गर्दन को करते रहते हैं, जिसके कारण उनकी गर्दन क्या जाती है, लंबी हो जाती है। ये सब किसके अनुसार, लैमार्क के अनुसार, वातावरण के अनुसार समझाया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सांपों में पैरों का विलुप्त हो जाना। कहा जाता है कि जिस प्रकार से सांप धीरे धीरे क्या करता है, पैर मतलब क्या है, उछलना कम, रेंगने की प्रयास ज्यादा किया, इसलिए धीरे धीरे जो सांप के पैर थे वो भी क्या हो गए, विलुप्त हो गए। और अतः देखा जाता है कि वर्तमान के जो सांप होते हैं वह क्या अधिक से अधिक रेंगने पर विश्वास मतलब क्या रेंगना शुरू कर दिए हैं। अगला कहा जा रहा है कि लैमार्कवाद का खंडन किस प्रकार से होता है, या लैमार्कवाद में खंडन क्या है या कमियां क्या थी, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कहा जाता है कि लैमार्क का बाद में कई वैज्ञानिकों ने खंडन किया। इन वैज्ञानिकों के अनुसार उपार्जित लक्षण या वंशागत नहीं होते। कहा जाता है कि जो उपार्जित लक्षण होते हैं वह वंशागत नहीं होते हैं, परंतु इसकी जो पुष्टि के लिए जर्मन वैज्ञानिक बीजमैन, कहा जाता है इसमें जर्मन वैज्ञानिक बीजमैन थे। बीजमैन ने 21 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काट कर यह प्रदर्शित किया कि कटी पूंछ वाले चूहे के संतानों में पूंछ पाई जाती है। कहा जाता है कि बीजमैन ने एक अध्ययन किया कि 21 पीढ़ी तक जो चूहे थे उसमें अलग अलग चूहों को क्या उसके पूंछ को काटते गए, लेकिन लास्ट में उनको वही पूंछ वाला चूहे दिखाई दिए। इसलिए कहा जाता है कि कटी पूंछ वाले चूहे के संतान में पूंछ पाई जाती है। कहा जाता है कि अगर वंशानुगत प्रक्रियाएं होती तो लास्ट में आप लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि जिस प्रकार से मेंडल ने क्या कहते हैं मटर के प्रयोग पर किए थे, तो मटर के पौधे जिस प्रकार से 7 लक्षणों के बाद हमेशा शुद्ध पदार्थों का या शुद्ध नस्ल के बीजों का उत्पादन किया करते हैं, तो उसी प्रकार अगर ऐसा होता, आनुवंशिक होता, तो ये जो कटे हुए पूंछ वाले जो चूहे थे, तो लास्ट में वंशानुगत प्रक्रिया के आधार पर देखा जाता तो लास्ट में वही कटे हुए पूंछ वाले चूहे दिखाई देते, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। इसको बीजमैन ने इसके बारे में स्पष्ट रूप से समझाया था। आगे देखा जाता है लैमार्कवाद के बाद देखा जाता है डार्विनवाद क्या है। देखिए डार्विनवाद क्या है कि जैव विकास पर दिया गया दूसरा सिद्धांत डार्विनवाद कहलाता है। इसके मुख्य बिंदु निम्न है। कहा जाता है कि अतिजनन क्या है, अतिजनन क्या है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जाति संतान की उत्पत्ति करती। कहा जाता है कि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक जाति
प्रत्येक जाति संतान की उत्पत्ति करती है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी उनका अस्तित्व बना रहता है। कहा जाता है कि प्रत्येक जीव अपना वंश बढ़ाने के लिए या अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपना क्या करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संतान की उत्पत्ति करता है। इनकी जनसंख्या में वृद्धि होती है। कहा जाता है कि इसलिए इसकी जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है। यह कौन बताया था? डार्विनवाद ने बताया था, या डार्विन ने ऐसा बताया था। आगे कहा जा रहा है कि जैसे कि ऑयस्टर की एक मादा एक में 10 लाख अंडे देती। कहा जाता है कि पर्ल्स ऑयस्टर की एक मादा ऐसी होती है जो एक बार में 10 लाख अंडे देती है। आगे देखा जाता है कि नेक्स्ट कहा जा रहा है कि डार्विनवाद में अस्तित्व के लिए संघर्ष। प्रत्येक प्राणी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। यह संघर्ष भोजन, आवास, साथी, जनन इत्यादि के लिए होता है। यह संघर्ष 3 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 कि अंतर जातीय संघर्ष। इसमें एक जाति के ही सदस्यों के बीच जीवन संघर्ष होता है। कहा जाता है कि इसमें एक ही जाति के जीव के बीच में क्या जीवन संघर्ष देखा जाता है, क्योंकि सभी जीव की जरूरतें जैसे पोषण, जनन, आवास समान होते हैं। इसके बारे में देखिए स्पष्ट रूप से आप लोग देखे हैं कि कौन डार्विन ने इसके बारे में स्पष्ट रूप से समझा कि प्रत्येक जीव अपने आवास, भोजन तथा अपने साथी या जनन के लिए एक दूसरे जीव से क्या करते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। तो इस प्रकार से इसको 3 भागों में बांटा गया। अंतः जाति में इसमें कहा जाता है आपस में ही भोजन, जनन तथा आवास में समान बनाए रखने के लिए आपस में जीव संघर्ष करते रहते हैं। दूसरा कहा जाता है कि अंतर जातीय संघर्ष। जैव समुदाय में अनेक जाति, कहा जाता है कि जैव विकास में अनेक जाति के जीव पाए जाते हैं, पोषण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। कहा जाता है कि अंतर जाति में क्या, ये ऐसे जीव होते हैं जिसमें अनेक जाति के जीव पाए जाते हैं, लेकिन भोजन के लिए या पोषण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसे अंतर जातीय संघर्ष कहा जाता है। अगला कहा जाता है कि वातावरणीय संघर्ष। वातावरणीय संघर्ष कहा जाता है कि वातावरण के अनुसार कुछ ऐसे जीव होते हैं जो वातावरण के ऊपर निर्भर होते हैं। जैसे कहा जाता है कि वर्तमान में अपने क्षेत्रों में देखा जाता है कि जो साइबेरियन पक्षी होती है, यह कहा जाता है ठंड के समय में हम लोग के क्षेत्र में दिखाई देती है। तो उस समय जो जल में रहने वाले या जो हम लोग के क्षेत्र में रहने वाले जो पक्षियाँ होती है वो ज़्यादातर प्रभावित होती है, क्योंकि लोग अधिक से अधिक जो बाहरी पक्षियाँ आते रहती है तो उसका भला पालन पोषण अधिक से अधिक लोग ध्यान से करते हैं। इस प्रकार देखा जाता है कि वातावरणीय संघर्ष में यह संघर्ष सबसे महत्वपूर्ण है जो जीवों को प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से वातावरणीय कारक जीवों को प्रभावित करते। कहा जाता है कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से वातावरणीय प्रभाव अपने क्षेत्र में दिखाई देता है। तो इसमें कहा जाता है कि वातावरणीय एक जीव को प्रभावित करता है, जैसे ताप, वर्षा, प्रकाश इत्यादि, जो इसके अनुकूल रहता है। जो जीवित रहता है और जो अनुकूल नहीं होती हैं वे नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से देखा जाता है। अगला कहा है कि प्राकृतिक विभिन्नताएं। एक ही जाति के 2 जीव कभी समान नहीं हो सकते। कहा जाता है कि एक ही जाति के 2 जीव कभी समान नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक कि माता पिता के सभी संतानें अलग अलग होती हैं। इनमें पाई जाने वाली विभिन्नताओं को ही डार्विन विचलित कहा जाता है कि डार्विन विचलित पाई जाती है तथा विभिन्नताओं को ही डार्विन विचलन विभिन्नताएं कहा जाता है। विभिन्नताएं जैव विकास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इसके बिना जैव विकास की कल्पना भी नहीं पाई जा सकती है। कहा जाता है कि प्राकृतिक विभिन्नताओं के आधार पर देखा जाता है कि प्रत्येक जीव जो होते हैं उसमें एक प्रकार की समानताएं नहीं पाई जाती है। इसी के बारे में कहा जाता है कि एक ही माता पिता की अलग अलग संतानें होती है, जिसमें कहा जाता है कि डार्विन के विचलित विभिन्नताएं कहा जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्राकृतिक वर्ण या योग्यतम या उत्तरजीविता क्या होती है। प्राकृतिक विभिन्नताओं का चयन करती जाती है। अस्तित्व प्रकृति के इस चयन पर निर्भर करती है कि जातियां जिनका चयन प्रकृति करती है विकसित होती है तथा प्रकृति जिसका चयन नहीं करती है वे धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। डार्विन ने इस प्रक्रिया को प्राकृतिक वर्ण कहा, जबकि हर्बर्ट स्पेन ने इसे योग्यतम की उत्तरजीविता कहा है। इसके बारे में डार्विनवाद के बारे में अध्ययन किए। अब आगे देखा जा रहा है कि नई जातियों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। देखा जाता है कि
नई जाति की उत्पत्ति, जो जीव योग्य होते हैं उनमें उपयोगी विभिन्नताएं वंशागत होती है। हजारों वर्ष बाद भी ये विभिन्नताएं एक साथ मिलकर एक नई जाति का विकास करती है और वे चक्र लगातार चलता रहता है। इस प्रकार से नई जातियों की उत्पत्ति होती है। आगे देखा जाए कि विकास की प्रक्रिया क्या होती है या विकास की क्रियाएं क्या होती है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, विकास की प्रक्रियाएं क्या होती है इसके बारे में स्पष्ट रूप से अध्ययन करते हैं। डार्विन ने विकास की क्रियाविधि का आधार विभिन्नताओं को माना था, लेकिन यह खुद नहीं बता पाया कि ये विभिन्नताएं आती कहाँ से। कहा जाता है कि डार्विन ने विभिन्न प्रकार के जो क्रियाएं विधि था उसका आधार विभिन्नताओं को माना, लेकिन यह खुद नहीं बता पाया कि ये विभिन्नताएं आती कहाँ से है। इसके बाद ह्यूगो डी व्रिज ने, कहा जाता है कि कौन सा वैज्ञानिक, ह्यूगो डी व्रिज ने देखा जाता है कि ह्यूगो डी व्रिज ने इवनिंग या प्राइमेट पर काम करके उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया। कहा जाता है कि ह्यूगो डी व्रिज के द्वारा उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया गया था, या उत्परिवर्तन के सिद्धांत को कौन बताया था, ह्यूगो डी व्रिज ने समझाया था, जिसके अनुसार आनुवंशिक पदार्थों में आए बदलाव के कारण जीव लक्षण प्रारूप में ही बड़े परिवर्तन होते हैं। इसे उत्परिवर्तन करते हैं। कहा जाता है कि ह्यूगो डी व्रिज के अनुसार उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था, जिसके अनुसार कहा जाता है कि आनुवंशिक पदार्थों में आए बदलाव के कारण जीव लक्षण प्रारूप में ही बड़े देखा जाता है कि इसके अनुसार आनुवंशिक पदार्थ में आए बदलाव के कारण जीव लक्षण प्रारूप में ही बड़े परिवर्तन होते रहते हैं। जिसे उत्परिवर्तन करते हैं तथा ये सिद्धांत उत्परिवर्तनवाद कहलाता है। या उत्परिवर्तनवाद के जनक कौन होते हैं, ह्यूगो डी व्रिज को माना जाता है। इसके अनुसार उत्परिवर्तन विकास से ही होता है। कहा जाता है कि ह्यूगो डी व्रिज के अनुसार कहा जाता है कि इनके अनुसार उत्परिवर्तन विकास से ही होता है। उत्परिवर्तन कहा जाता है कि इसके अनुसार ही होता है। आगे देखा जाता है कि ह्यूगो डी व्रिज के अनुसार देखा जाता है कि क्या होता है। आगे देखिए क्या है कि विभिन्नता तथा उत्परिवर्तन के बीच ह्यूगो डी व्रिज ने किस प्रकार से अंतर को स्पष्ट किया। कहा जाता है कि जीव के लक्षण प्रारूप में जो छोटे परिवर्तन होते हैं और जो आनुवंशिक होते हैं वे उन्हें विभिन्नताएं कहा जाता है कि जीवों के लक्षण प्रारूप में जो छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं जो आनुवंशिक होते हैं उसे विभिन्नताएं कहते हैं। नेक्स्ट कहा जाए कि उत्परिवर्तन में क्या होता है, जीवों के आनुवंशिक पदार्थों में और लक्षण प्रारूप में जो बड़े परिवर्तन होते हैं उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। देखिए, इसमें छोटे छोटे परिवर्तन को देखा जाता है, इसमें बड़े स्तर के परिवर्तन को देखा जाता है, जिसे उत्परिवर्तनवाद कहा जाता है। इसमें विभिन्नताएं कहा जाता है। नेक्स्ट कहा जाए कि विभिन्नता एक निश्चित दिशा में होता है। कहा जाता है जो विभिन्नताएं होती है एक निश्चित दिशा में होती है, जबकि उत्परिवर्तन दिशा विहीन होती है या दिशाहीन होती है। नेक्स्ट कहा जाए कि इसमें कहा जाता है कि किस विभिन्नता में देखा जाता है कि विभिन्नताओं में देखा जाता है कि क्या है, विभिन्नता एक निश्चित दिशा में होती है जबकि वह दिशाहीन होती है। इसमें विकास क्रमबद्ध होता है जबकि इसमें विकास अचानक बढ़ जाता है। एक क्रमबद्ध ना होकर क्या होता है, ये विक्रमबद्ध होता है। कहा जाता है इसमें विकास धीरे धीरे होता है जबकि इसमें विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। आगे देखा जाता है कि ह्यूगो डी व्रिज के बाद देखा जाता है कि डार्डी विनमार्ग डार्डी विनमार्ग का सिद्धांत देखा जाता है कि आगे देखा जा रहा है किस प्रकार से इसके इंग्लैंड के वैज्ञानिक हार्डी तथा जर्मन वैज्ञानिक विनबर्ग ने स्पष्ट किया गया कि जीन की आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी समान रहती। कहा जाता है कि हार्डी तथा विनमार्ग के अनुसार देखा जाता है कि जो जीन की आवृत्ति होती है यह पीढ़ी दर पीढ़ी समान रहती है। इसमें कहा जाता है कि इसमें किसी प्रकार की आनुवंशिक परिवर्तन नहीं होता है। कहा जाता है कि इसमें विभिन्न प्रकार की आनुवंशिक परिवर्तन नहीं होती हैं। इसमें किसी भी प्रकार से जीव उत्परिवर्तन नहीं होता है जबकि प्राकृतिक वर्ण नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से 3 पॉइंट देखा जाता है कि हार्डी व विनमार्ग के अनुसार देखा जाता है इसमें किसी प्रकार की आनुवंशिक परिवर्तन नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार से जीन उत्परिवर्तन नहीं होता है जबकि प्राकृतिक वर्ण भी नहीं पाया जाता है। देखा जाता है कि हार्डी विनमार्ग ने एक गणितीय समीकरण की सहायता से समझाया जिसे हार्डी विनमार्ग का सिद्धांत भी कहा जाता
है। ये सभी सिद्धांत आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला कहा जा रहा है कि इस हाइगुड ब्रिज के अनुसार देखा जाए हार्डी व बिनमार्क के समीकरण किस प्रकार से है कि देखिए कहा जाता है कि पी स्क्वायर प्लस टू पी, देखिए जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, इसी के अनुसार कहा जाता है कि ये ए का स्क्वायर होता है तो यहाँ पर पी का स्क्वायर हो गया, फिर क्यू का स्क्वायर हो गया, प्लस टू ए भी होता है तो यहाँ पर टू पी क्यू हो जाता है, जिसे इसके बराबर एक माना जाता है। अब इस प्रकार से देखा जाता है हार्डी व बिनमार्क के सिद्धांत स्पष्ट रूप से समझे। आगे देखा जाता है कि संस्थापक प्रभाव क्या हो जाता है। संस्थापक प्रभाव में देखा जाता है कि क्या हो जाता है, जब लोग एक छोटा समूह जिसमें संस्थापक समूह कहते हैं, जैसे कहा जाता है कि जब लोग का एक छोटा समूह होता है जिसे संस्थापक समूह कहते हैं, अपने प्राचीन स्थान को छोड़कर अपने नए स्थान पर जाता रहता है तो इस नए स्थल की आबादी में विभिन्नता हो सकती है। आप उसकी आबादी में नए जीव की उत्पत्ति के संस्थापक प्रभाव कहलाते हैं। जैसे कहा जाता है कि जो संस्थापक प्रभाव होते हैं उसमें देखा जाता है कि नए स्थल की आबादी में विभिन्नताएं हो जाती हैं। जैसे कुछ जीव एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर नए स्थल की आबादी में कुछ क्या जाते हैं विभिन्नताओं को दर्शाते हैं। अब उसकी आबादी में नए जीव की उत्पत्ति को संस्थापक प्रभाव कहा जाता है। सिंपल कहा जाता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना, जहाँ पर वो अपना आबाद में या कहा जाता है वो जो नई आबादी होती है उसमें वो अपना जीवन यापन करना शुरू कर देता है या उत्पत्ति करता है, इसी को संस्थापक प्रभाव कहा जाता है। जैसे कहा जाता है कि दूर स्थित द्वीपों पर नई जाति का विकास होना ही संस्थापक प्रभाव को लक्षण होता है। आगे देखा जाता है कि मानव का विकास लगभग 15 मिलियन साल पहले कपिवंश से हुआ था। आज कपिवंश के अस्तित्व में गौरिल्ला, चिंपैंजी, गिब्बन तथा ओरंगुटान है। इस प्रकार से देखा जाता है कि मानव का उदय और विकास इस प्रकार से होता है। आगे देखा जाता है कि ड्रोपोपिथिक या कहा जाता है कि ड्रोपोपिथिक क्या होती है, तो यह कपी के पूर्वज थे। कहा जाता है कि जो ड्रोपोपिथिक होती हैं यह कपी के पूर्वज थे। उत्तरी अफ्रीका, तंजानिया, एशिया और यूरोप के मध्य में मायोसीन और प्रारंभिक प्लायोसीन काल की चट्टानों में इसके अवशेष मिलते हैं। कहा जाता है कि जो ड्रोपोपिथिक होती हैं यह अफ्रीका, तंजानिया, एशिया और यूरोप के मध्य में मायोसीन और प्रारंभिक प्लायोसीन काल की चट्टान में इनके कुछ अवशेष मिले हैं, जिनके लक्षण देखा जाता है कि ये चिंपैंजी व कपी से मिलते जुलते हैं। ये चिंपैंजी व गोरिल्ला की तरह चलते हैं, इनका कुछ लक्षण देखा जाता है तो ये चिंपैंजी व कपी से मिलते जुलते हैं। ये चिंपैंजी व गोरिल्ला की तरह चलते रहते हैं। शरीर व पर घने रोए होते हैं। आगे कहा जाता है कि जो ड्रोयोफिथिक होते हैं के बाद मानव वंश का शुरुआत हुआ है। कहा जाता है कि जो ड्रोयोपिथिक जो होते हैं इसके बाद ही मानव वंश का शुरुआत किया गया था, या कहा जाता है कि मानव की जो प्रारंभिक अवस्था थी जो ड्रोयोपिथिक थी, जिसमें चिंपैंजी तथा कपी से कुछ मिलते जुलते लक्षण दिखाई देते हैं तथा गोरिल्ला तथा चिंपैंजी की तरह क्या कहता है ये चलते रहे। अगला देखा जाता है कि रामपिथिक कहा जाता है कि रामपिथिक क्या हो जाते हैं कि ये एक उपमानव थे। भारत के शिवालिक पहाड़ी में 1955 में इनके जीवाश्म पाए जाते हैं। लगभग में 1.3 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पाए गए थे, जिसे रामपिथिक जीवन कहा जाता है। इसका लक्षण देखा जाता है कि ये मनुष्य के समान दिखते हैं। जैसे कहा जाता है कि मनुष्यों के समान दिखने वाला कौन सा काल था, ये रामपिथिक था। इसके दांतों व जबड़ों की रचना मनुष्य के समान था। इनके शरीर में घने रोम थे। इनकी लंबाई 4 फीट से कम थी। इसे रामपिथिक कहा जाता है। आगे देखा जाता है कि होमो हेबिलिस क्या जाता है। होमो हेबिलिस में देखा जाता है कि प्रथम मानव समान पूर्वज थे। प्रथम मानव जिसने शिकार करने के लिए पत्थरों के औजार बनाना प्रारंभ किया था, इसलिए इसे प्रथम कहा जाता है कि प्रथम या
टोलमैकन मैन भी कहा जाता है। ये मांस नहीं खाते थे। अब कहा जाता है कि इस जीव में क्या अवशेषी अंग पाए जा रहे थे, क्योंकि इसमें जब मांस नहीं खाते थे तो शुद्ध रूप से शाकाहारी पर निर्भर थे। तो शाकाहारियों में शुद्ध रूप से घास को पचाने के लिए सेल्यूलोज नामक अंग की आवश्यकता होती थी, जिसको पचाने के लिए आवश्यक थे। तो लेकिन वर्तमान में देखा जाता है तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए अंग नहीं आवश्यक होते हैं, इसलिए सेल्यूलोज का पाचन नहीं पाता, इसलिए अवशेषी अंग इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसकी कपाल क्षमता 650 से 800 सीसी के मध्य होती है। वर्तमान में देखा जाता है कि 12 से 14 सीसी के मध्य पाई जाती है, लेकिन इसमें जो कपाल की क्षमता थी 650 से 800 सीसी के मध्य पाई जाती है। इसके जीवाश्म डॉक्टर लीके द्वारा अफ्रीका में 2 मिलियन वर्ष पुरानी चट्टानों से प्राप्त किए गए थे, जो गुफाओं में रहते थे। इस प्रकार से देखा जाता है कि होमो डेविलिस का अध्ययन किया गया था। आगे देखा जाता है कि किस प्रकार से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस क्या होते हैं, इसके बारे में देखते हैं कि ये 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व विद्यमान थे। इनका मस्तिष्क बड़ा 900 सीसी कपाल क्षमता युक्त था। जैसे कहा जाता है कि होमो जो इरेक्टस है, इसका जो मानव जो मस्तिष्क था वह लगभग 900 सीसी के कपाल के क्षमता के युक्त था। ये गुफाओं में रहते थे और संभवतः ये मांस खाते थे। कहा जाता है कि मांस कौन खाते थे, होमो इरेक्टस जो होते हैं, जिसकी उत्पत्ति लगभग में 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि होमो सेपियंस जो नीरेदुलेसिस होते हैं, इसके बारे में लोग देखते हैं कि ये लगभग में 1 लाख से 40 लाख, देखिए कहा जा रहा है कि 1 लाख से 4 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी व मध्य एशियाई देशों में रहते थे, तथा इसके जीवाश्म जर्मनी की निएटुरथल घाट से प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जर्मनी के पास एक घाटी पाई जाती है, जहाँ पर निएटुरथल नामक घाट से प्राप्त होते हैं। अब कहा जाता है कि इसके जीवाश्म किसके, होमो सेपियंस निएंडरथैलेसिस के जो जीवाश्म में दिखाई देते हैं जर्मन से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट कहा कि इनके मस्तिष्क का आकार 1400 सीसी माना गया था। यह कहा जाता है इसके मस्तिष्क का आकार 1400 सीसी जो आधुनिक मानव के समान था। ये अपने शरीर की रक्षा के लिए जानवरों की खाल का प्रयोग करते हैं। ये अपने मृतकों को जमीन में गड़ते थे और संभवतः आत्मा की अमरता में विश्वास रखते थे। कहा जाता है कि मृतकों को जमीन में गाड़ते थे और संभवतः आत्मा की अमरता में विश्वास भी रखते थे। नेक्स्ट कहा जाता है कि ये झोपड़ियों में रहते थे तथा संभवतः ये सर्वाहारी थे। कहा जाता है कि ये जो जर्मनी के, अब देखिए आप लोग स्पष्ट रूप से समझे कि जो जर्मन थे यहाँ पर स्पष्ट रूप से इसके जीवाश्म दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरीके से कहा जाता है कि जो जर्मन देश है वहाँ से ही ऐसे अवशेषी अंग दिखाई देते हैं। नेक्स्ट कहा जाता है कि आधुनिक मानव क्या है। आधुनिक मानव के बारे में हम लोग स्पष्ट रूप से समझते हैं कि लगभग में 7,500 से लेकर 1 लाख वर्ष पूर्व हिम युग के दौरान आधुनिक मानव पैदा हुआ था। यह अफ्रीका में विकसित हुआ और धीरे धीरे विभिन्न उपमहाद्वीपों में फैला था। इसके बाद यह विभिन्न प्रजाति में विकसित होगा है। अब आगे कहा जा रहा है कि होमो इरेक्टस क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए क्या है, ये 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व विद्यमान थे। इनका मस्तिष्क बड़ा लगभग में 900 सीसी कपाल क्षमता युक्त थे। ये गुफाओं में रहते थे और संभवतः मांस खाते थे। कौन, होमो इरेक्टस। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि होमो इरेक्टस के बारे में हम लोग देखे हैं कि अभी इसके ऊपर अध्ययन कर चुके हैं, हम लोग समझ चुके हैं कि आगे देखा जाता है कि क्या है। नेक्स्ट देखिए क्या, अब कहा जाता है कि होमो इरेक्टस जो होती हैं, जो वर्तमान मनुष्य में देखा जाता है, तो लगभग में कितना थे, यह आज का मनुष्य है जिसका कपाल लगभग में 1300 से 1600 सीसी तक माना जाता है। इस मानव में पूर्व विकसित थोड़ी पूर्व विकसित बोलने का केंद्र तुलनात्मक रूप से छोटा, ललाट तथा शरीर पर बाल कम होते हैं। ये स्वभाव में सर्वाहारी हैं। कृषि का प्रारंभ भी इसी मानव द्वारा किया गया था। कृषि कार्य लगभग 1000 वर्ष पूर्व हुआ और मानव बस्तियां भी बनना शुरू हुआ है।
आगे देखा जा रहा है कि भविष्य का मानव किस प्रकार से होता है। यह कहा जा सकता है कि देखिए भविष्य का मनुष्य कैसा होता है। भविष्य का मनुष्य किस प्रकार से होगा, इसके बारे में लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि जो मनुष्य है इसमें देखा जाता है कि क्रो मैग्नन की उत्पत्ति के बाद देखा जाता है कि लगभग में 30,000 से कहा जाता है कि 30 से 35,000 वर्ष में जो मानव जाति की रचना में कुछ विशेष परिवर्तन न होकर कुछ सांस्कृतिक विकास ही हुआ है। देखा जाता है कि इस प्रकार के जो परिवर्तन थे इसमें कुछ लक्षण दिखाई दे रहे थे कि कहा जाता है कि जो आधुनिक में जो मनुष्य की या आधुनिक युग में देखा जाता है कि जो मनुष्य का जो भविष्य होगा नेक्स्ट आने वाले समय में उसमें कुछ प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे। जैसे कहा जाता है कि कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि भविष्य के मानव का कद अधिक लंबा होगा। कहा जाए कि जो वर्तमान भविष्य के जो मनुष्य होंगे उनका कद क्या होगा, काफी लंबा होगा। मतलब आने वाले समय में इस क्या होता है पीढ़ी बहुत ही लंबी होगी। मस्तिष्क की अत्यधिक विकास होगा। कहा जाता है कि जो मस्तिष्क होगा यह अत्यधिक विकसित होगी। मतलब आने वाले समय में बहुत ही मतलब क्या बहुत ही तेज बुद्धि की या तो कहा जा सकता है कि बहुत ही अत्यधिक मात्रा में उसकी क्षमता होगी सोचने समझने की। नेक्स्ट कहा जाए कि भविष्य के मानव की खोपड़ी और मस्तिष्क का आकार अत्यधिक बड़ा। मतलब क्या खोपड़ी बड़ी होगी तथा मस्तिष्क का आकार अत्यधिक बड़ा। मस्तिष्क का आकार बड़ा तथा खोपड़ी की गुंबदनुमा और बालों की उपस्थिति लगभग नग्न होगी। मतलब क्या धीरे धीरे बालों की उपस्थिति क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी या तक कहा जा सकता है कि नग्न हो सकती है। नेक्स्ट करके हाथ पैरों में पांचवी अंगुली का अभाव होगा। कहा जाता है कि आने वाले समय में जो मनुष्य होगा उसमें पांचवी अंगुली का धीरे धीरे अभाव हो जाएगा। अब कहा जाता है इनका जीवन काल भी बढ़ोतरी होगी। कहा जाता है इसका जीवन काल भी धीरे धीरे क्या जाता रहेगा, ये बढ़ता जाएगा। और उनका जो पोषण व उपचार की अत्यधिक विकास होगा। कहा जाता है कि उसमें जो पोषण तथा उपचार के अत्यधिक विकास होता जाएगा। इस प्रकार से भविष्य का जो मनुष्य होगा उसमें इस प्रकार से लक्षण होंगे। सबसे पहले कहा जाता है कि कद उनका लंबा होगा, मस्तिष्क बड़ा होगा, खोपड़ी तथा मस्तिष्क दोनों बड़ा होगा। उसमें उनके हाथ पैर में पांचवी अंगुली का अभाव होगा। अगर कहा जाता है कि इसमें इनका जीवन काल बहुत ही बढ़ोतरी होगी तथा इनका पोषण एवं उपचार का अत्यधिक विकास होता रहेगा। अब नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जो मानव है मानव तथा कपि के जो गुणसूत्र होते हैं उसमें किस प्रकार समानता होती है। क्या मानव तथा कपि में किस प्रकार से गुणसूत्री में समानता होगी या गुणसूत्री समानता होती है। देखिए कहा जा रहा है कि विलोयर तथा डेविड कोहन कौन विलोयर तथा डेविड कोहन ने के अनुसार कहा जाता है कि मानव और कपि की विभिन्न जाति के गुणसूत्रों में समानताएं पाई जाती है। जिसमें कहा जाता है कि आणविक जीव विज्ञान के द्वारा मानव एवं कपियों के डीएनए का तुलनात्मक अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ है कि मानव तथा चिंपैंजी के डीएनए में केवल 2.5% का अंतर रहता है। कहा जाता है कि मानव तथा कपि के जो बीच में या चिंपैंजी के जो डीएनए में केवल 2.5% का अंतर होता है तथा वानर तथा मनुष्य के डीएनए में 10% का अंतर होता है। कहा जाता है कि मनुष्य देखिए कहा जाता है कि जो चिंपैंजी तथा मनुष्य है उसके बीच में 2.5% का अंतर होता है, जबकि वानर तथा मनुष्य के बीच में 10% का अंतर डीएनए में होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि चिंपैंजी मानव का निकटतम संबंधी होता है। इस आधार पर पता चलता है कि जो चिंपैंजी था वो मानव का निकटतम संबंधी था, जबकि मानव की दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों संख्या लगभग में 46 तथा कपियों में 48 गुणसूत्र होते। कहा जाता है कि दैहिक गुणसूत्रों में देखा जाता है कि इसमें संख्या कितनी है, 46 होती है, जबकि कपियों में देखा जाता है कपियों में गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। या कहा जाता है उसमें 23 जोड़े इसमें 24 जोड़े होती है।
अर्थात मानव में केवल 2 गुणसूत्र तब 2 गुणसूत्र कपि की तुलना में कम होते हैं। कहा जाता है कि अगर कपि और मानव के बीच में अंतर देखा जाता है तो जो मानव है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है या इसमें जोड़े की संख्या 23 होती है, जबकि कपि जो होते हैं कपियों में गुणसूत्रों की संख्या 48 तथा 24 जोड़े हैं। तो इस आधार पर देखा जाता है कि जो मानव में केवल 2 गुणसूत्र कपि की तुलना में कम होते हैं। इस प्रकार से आज हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर को, जिसमें मानव विकास तथा पृथ्वी के जीवन की उत्पत्ति या विकास से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है थे, सभी को कवर किए हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा चैनल को शेयर करिए अपने मित्रों को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।